Okay. ओके सर, ओके ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड क्लास है एक्चुअली। लास्ट एक हफ्ते से मेरा क्लास काफ़ी सारा लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसके बाद में रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल करने का, लेकिन आज अभी थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैं सोचा आज क्लास ले लेता हूँ। जैसे लास्ट फ्यू डेज में ठीक ठाक से क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, चलिए तो म्यूचुअल फंड कम से कम करते हैं आज। तो आज म्यूचुअल फंड में मैं क्या कराऊंगा आप लोगों को, डेब्ट स्कीम समझाऊंगा। जैसे प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स था उसमें आप लोगों को मैं डिटेल्स में इक्विटी स्कीम समझाया था। जैसे आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट में बना हुआ है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फंड बनाया जाता है, और ये सब बेसिक चर्चा मैं कर चुका हूँ। मतलब बेसिक क्यों, काफ़ी सारा एडवांस लेवल पे हम लोग पहुँच गए, अब बेसिक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा कि हम लोग लास्ट जितना सारा क्लासेस किए हैं, क्या क्या कवर किए हैं, और अभी हम लोग कहाँ पर पहुंचे। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि आज का क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। ऐसे हर क्लास का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। आज का क्लास का भी इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि आज हम लोग डेब्ट स्कीम समझेंगे। डेब्ट स्कीम इन द सेंस बॉन्ड मार्केट, डेब्ट मार्केट, आप इसको बॉन्ड मार्केट बोल सकते हो। बॉन्ड मार्केट थोड़ा और ब्रॉड एरिया में है, बट कॉन्सेप्ट तो यहीं से शुरू होता है। मतलब जो बॉन्ड के बारे में आप लोग सुने होंगे, चाहे वो प्राइवेट बॉन्ड हो, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, है ना, ये सब आप लोग बहुत बार सुने हैं, न्यूज में हो, किसी के मुंह से हो कि भाई मैंने बॉन्ड खरीदा। ठीक है, तो इट्स अ वेरी पॉपुलर डिस्कशन इन डे टू डे लाइफ, बट मैंने देखा कि लोग सुनते तो हैं बट समझ में सबको नहीं आता। इसका मेन रीजन है क्योंकि हमारे देश में अभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन इतना पॉपुलर नहीं है, या फिर फाइनेंशियल जो डेप्थ है अभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, इसीलिए तो एजुकेशन सिस्टम है। तो आज के क्लास में इतना तो समझ आ जाएगा सर कि जैसे मानिए कि अभी स्टॉक मार्केट का हालत अगर देखे, नॉर्मल है, जो भी हालत है, बहुत इससे भी खराब हालत हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन अभी भी स्टेबल है स्टॉक मार्केट। मतलब 54-55 में सेंसेक्स घूम रहा है, 16,000 में निफ्टी आ चुका है। मेरे को तो लग रहा था कि और नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी भी चांस है, कुछ बता नहीं जा सकता, क्योंकि वार सिचुएशन कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इंडिया है इंडिया में मार्केट को प्रेडिक्ट करना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक अलग मार्केट है यहाँ का। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जब स्टॉक मार्केट गिर जाए, आपका कैपिटल डूबता है, ये तो इसमें तो कोई दौरा नहीं है। तो क्या डूब गया मतलब पूरा डूब गया? अगर किसी का पैसा स्टॉक मार्केट में अभी काफी निगेटिव में है, हो सकता है, अगर आप अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो लोग अभी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किए, या फिर स्टॉक मार्केट का नॉलेज अभी भी उनको नहीं मिला, उनको आगे आगे और समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लास्ट वार जोन जो जब से चालू हुआ, आप सबको पता है, मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया रेगुलर बेसिस में। और ये बड़ा ही सिंपल एंड नॉर्मल है, मतलब बहुत ही नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट हुआ है जो हो रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट थोड़ा रिस्की मार्केट है। जैसे मैं इससे पहले जो म्यूचुअल फंड में आप लोगों को समझाया था, वो इक्विटी स्कीम था। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट के साथ म्यूचुअल फंड में क्या क्या कनेक्शन है? बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। अगर आप लोगों को जैसे इक्विटी स्कीम जब मैं समझाया था आपको, ठीक है, लास्ट जो भी लेक्चर्स था 2-3, उसमें इक्विटी स्कीम मतलब एक्चुअली वो स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेके फंड बना के मार्केट में डालते हैं, सिंपल बात है। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू से जाते हो, मतलब एक एक्सपर्ट हेल्प बोल सकते हो आप कि भाई मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे इतना समझ नहीं है, मैं कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को हायर करता हूँ, उनको कमीशन दे देता हूँ, बदले में मेरा फंड वो ऑपरेट करेंगे। सिंपल बात है। मतलब अगर लेमैन की तरह समझा जाए तो बात इतना है कि भाई मेरे को इतना टाइम नहीं है, मेरे को इतना समय नहीं है, नॉलेज भी उतना है नहीं कि मैं अपना रिस्क खुद मैनेज कर पाऊं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू से जाना बहुत ही सेफ एरिया है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट से बाहर है? क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इस इकोनॉमिक वर्ल्ड से बाहर है सर? प्लीज टेल मी। ये जो इकोनॉमी है नो सर, हम वो भी तो उसका पैसा पार्ट है ना। लगाते तो वही है। हाँ, वही, हाँ, ठीक है, वो तो उसका पार्ट है। तो अगर मार्केट गिरेगा तो क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सपर्ट में कोई कृष्ण भगवान जैसा पावर आ जाएगा कि जैसे गोवर्धन पर्वत पे थे, ऐसे उंगली में ले लिया था कि मार्केट को गिरने नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, नो सर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा मतलब
वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो गोवर्धन पर्वत का मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया, और कोई मेरा इरादा नहीं है। तो एक्सपर्ट्स मार्केट को गिरने से नहीं बचा सकता, मार्केट गिरेगा तो वो गिरेगा, लेकिन आपका फंड, आपका पैसा इस तरह से मैनेज हो ताकि ये जो मार्केट में जब भी कोई रिस्क आता है वो रिस्क को मैनेज कर पाए। इसको हेजिंग कहते हैं टेक्निकली। तो इस हेजिंग में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है सर, डेब्ट मार्केट। इतना पावरफुल मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना पावरफुल, इसको समझना पड़ेगा। तो यही है आज का टॉपिक, जिसके लिए आपको मैं डेब्ट मार्केट इसीलिए समझने के लिए बोलूंगा। और आप कभी भी आपका कैपिटल को बेसिकली सेव कर सकते हो। अगर आपका जो भी पूंजी आप मार्केट में डाल रहे हो, आप या फिर आप अपने क्लाइंट को बोल रहे हो कि कैसे इस मतलब फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस में, जब मार्केट बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, बहुत ज्यादा रिस्क है मार्केट में, ऐसे सिचुएशंस में भी आपका पैसा ना डूबे, या फिर ऐसे सिचुएशंस पे क्लाइंट का पैसा ना डूबे, अब कैसे मार्केट को संभालोगे? तो उसके लिए आपको डेब्ट मार्केट समझना होगा। अगर आप डेब्ट मार्केट समझोगे तो मार्केट में इतना भी ऐसा म्यूचुअल फंड भी बिकता है, आप लोग टीवी में बहुत देखते होंगे, जैसे जिसमें बताते हैं कि बैलेंस्ड फंड, हाँ, डेब्ट लिक्विड फंड, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा। मैं कुछ फंड के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला आप लोगों को, 16 काइंड्स ऑफ डेब्ट फंड के बारे में बात किया, ऑलमोस्ट 12-13 कैटेगरीज का इक्विटी फंड के बारे में बात किया। मैं आज और इक्विटी में बात करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं डेब्ट में ही फोकस करना चाहता हूँ। सो पॉइंट क्या है कि इतना सारा फंड तो डेब्ट में बन जाता है, लेकिन ये डेब्ट फंड को बना के म्यूचुअल फंड कंपनी एक्चुअली क्या करता है, और ये फंड जो वो नहीं बनाता, कुछ हो है सर मार्केट में। इसको कैपिटल मार्केट भी बोल सकते हो, मनी मार्केट सेगमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये मनी मार्केट सेगमेंट में भी है, कैपिटल मार्केट भी है, ठीक है। एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट है। तो क्या है ये डेब्ट मार्केट, क्या है ये बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर्स कैसे क्या करता है, डिवेंचर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे इसको परचेस कर सकते हो मार्केट से, और एक सेफ कैपिटल जोन बना सकते हो जिसमें आपका पैसा मार्केट गिर भी जाए सेफ रहेगा। क्योंकि देखो बुरा वक्त आता है ऐसा, जैसे समुद्र में ढेउ आता है ना, कभी बहुत बड़ा कभी छोटा, ठीक है। ऐसे लाइफ में भी होता है और मार्केट में भी होता है। पॉजिटिविटी इज वेरी गुड सर, बट पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, है ना। मतलब कुछ भी हो जाए नहीं, ठीक है, हर एक के लाइफ में, मार्केट के लाइफ में भी होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक साइकिल, अप डाउन चलेगा, लेकिन डाउन में क्या करना है, कैसे बचाना है अपने पैसे को, ये सब आपको ये डेब्ट मार्केट कॉन्सेप्ट में सीखने को मिलेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है सर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर होने से प्लीज मुझे बताइएगा। हो गया है सर। हो गया है ना, ठीक है। तो डेब्ट स्कीम, इसका दो हिस्सा है। मैं पहले अभी थोड़ा बेसिक हिस्सा को देखूंगा, ठीक है, मतलब बेसिकली बैकग्राउंड, ठीक है। आपको सबसे पहले डेब्ट को समझना होगा, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट फ्यू वीक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा दे दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं और आगे क्या क्या और भी पढ़ने वाले हैं। एक बार फटाफट आपको बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा देरी नहीं, फटाफट बता देते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको मैं बैकग्राउंड बताया, पर्सनल फाइनेंस में कैसे आप अपने फाइनेंस को कैलकुलेट करोगे, अपना ऑब्जेक्टिव में कैसे पहुंचोगे, याद है ना। अगर जो लोग एकदम स्टार्टिंग क्लास से कर रहे हो और कोई भी क्लास मिस नहीं किए, अगर मिस किए तो बैकअप कर चुके हो, उनको जरूर पता होगा कि आपको रिटायरमेंट में 7 करोड़ चाहिए, ठीक है, कम से कम, ठीक है, एक एवरेज लाइफ जीने के लिए। मतलब जैसे आज का एवरेज लाइफ अगर मैं मानूं कि एक सिंपल मिडिल क्लास इनकम, ठीक है, मिडिल क्लास इनकम, नॉट लोअर मिडिल, एक सिंपल मिडिल क्लास इनकम 50,000 60,000 मंथली इनकम जो है सर, ठीक है, एक मिडिल क्लास इनकम लिया ना, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अगर जैसा जिंदगी आज के 50,000 60,000 मंथली इनकम में आप जीते हो, ठीक है, एक एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा इनकम अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे, से फॉर एग्जाम्पल आप 2045 में रिटायर करते हो, या फिर आप 2050 में रिटायर करते हो, ठीक है, या फिर आप 2060 में रिटायर करते हो, वॉट एवर बी योर एज टूडे, ठीक है। अगर आप 20 के हो तो उसके हिसाब से सोच लीजिए, अगर आप 25 के हैं तो उसके हिसाब से सोच लीजिए, अगर आप 30 के हैं तो उसके हिसाब से, 35 40 जो भी आपका एज हो, आप उसके हिसाब से अपना रिटायरमेंट को सोच सकते हो। बिकॉज सबको अपना फ्यूचर प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एरिया एक्चुअली फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ही है। और पैसा कमाना क्यों, पैसा इसलिए है बिकॉज ये जरूरत है। पैसा कोई लग्जरी नहीं है, मैं तो नहीं मानता। ऐसे लोग कहते हैं कि हनी मनी है तो हनी है, यस मनी है तो हनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। बट पैसा जरूरत का चीज है, उसको इस तरह से बचाओ कि वो जरूरत में काम है। मेरा तो यही फंडा है सर लाइफ में। पैसे को लेके अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा क्या फंडा है, तो मैं ही बोलूंगा
कि ये जरूरत में काम आता है, और कब भगवान क्या जरूरत दिखाता है लोगों को किसी को नहीं पता। इसलिए अपने पैसे को इतना अच्छे से इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे जगह में अपने पैसे को पार्क करो। क्या करो? पार्क करो, ठीक है, अभी से। अगर आप 20 के भी हो तो भी, अगर आप 25 के भी हो तो भी, 30-35 के हो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 40-50 वाले तो एकदम बिल्कुल, उनको तो हमेशा रेडी रहना चाहिए, बिकॉज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो जाता है, ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो फैक्ट यही है, फैक्ट इज वेरी सिंपल। मेरा कहने का मतलब यही है कि गुड इवनिंग জয়েন করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড ইভিনিং নবনীল, গুড ইভিনিং। ओके, আমি জাস্ট स्टार्ट করেছি। तो फैक्ट इज वेरी सिंपल कि आप अपना पर्सनल फाइनेंस को हमेशा सोचिए कि कैसे मेंटेन करोगे, और इसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा हथियार है। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी अगर आपको है, आप स्टॉक मार्केट में भी करिए, डायरेक्टली कीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में भी आ जाइए, ठीक है, बिकॉज ये एक आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। तो आज डेब्ट फंड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सर, बैकग्राउंड, पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, रिटायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, म्यूचुअल फंड का इंट्रो, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, सब बता दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। म्यूचुअल फंड फैक्ट सीट, ठीक है, मतलब कैसे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फैक्ट सीट्स को देखना चाहिए, ठीक है, वो भी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी स्कीम, इक्विटी स्कीम में भी मैंने बात किया, ठीक है। और आज जाके मैं बात करना चालू कर रहा हूँ डेब्ट स्कीम पे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि हम लोग किस तरह से धीरे धीरे ही सही, ठीक है, बहुत हड़बड़ तो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना इस क्लास का, इस ऑब्जेक्टिव में पहुंच रहे हैं। उसके बाद जिसको जैसा एग्जाम देना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप सीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, चाहे एनआईएसएम दे रहे हो, सीएसीए में फाइनल दे रहे हो, म्यूचुअल फंड से सवाल हर जगह से होता है, ठीक है। या फिर आप कोई एमबीए का एग्जाम क्रैक कर रहे हो, म्यूचुअल फंड ऑलवेज एवरीवेयर, ठीक है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेब्ट फंड को समझते हैं। अभी चलेगा डेब्ट फंड में कॉन्सेप्ट चलेगा सर, बिकॉज इक्विटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, डेब्ट फंड इक्विटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये आपका रिस्क फैक्टर को मैनेज करता है, ठीक है, बहुत बड़ा। जैसे कि जब भी मार्केट गिर जाए, डेब्ट आपको बचाएगा। और अगर डेब्ट से अपने कैपिटल को बचाना है, ठीक है, तो डेब्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिनको उतना रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता जिंदगी में, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा मॉडरेट चलना है, ठीक है। सबका अपना अपना फंडा होता है, आपका भी अपना फंडा होगा। कुछ लोग होते हैं जो बाइक लेके लद्दाख निकल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं भाई हम तो पैदल चलेंगे और अपने आसपास में घूमेंगे। सबका अपना अपना है। जिसको लगता है कि वो लद्दाख बाइक लेके जाएगा वो जाए ज्यादा रिस्क ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगता है कि भाई हमें बाइक लेके लद्दाख नहीं जाना, अपने घर के अगल बगल में मैं पैदल चल लूंगा, ठीक है, अपना इच्छा है। देखो सबके लिए कुछ ना कुछ है इकोनॉमी में। सो मॉडरेट अगर आपका प्लान है, और मॉडरेट मतलब देखो अब रिस्क फैक्टर भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर आप डेब्ट के साथ रहोगे, और म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है ना सर, वो डेब्ट में इन्वेस्ट करता ही है, ठीक है। हर म्यूचुअल फंड में डेब्ट हमेशा होता है, ठीक है, चाहे किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। अगर डेब्ट ओरिएंटेड फंड है तो ठीक है, उसमें डेब्ट ज्यादा होगा, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उसमें इक्विटी ज्यादा होगा, ठीक है। मैं आपको लास्ट समझाया था कि इक्विटी स्कीम में जो होता है ना, उसमें 65-80% तक इक्विटी होता है, और हार्डली 10-20% डेब्ट होता है। लेकिन जब बात डेब्ट फंड का हो तो इसमें डेब्ट ज्यादा होगा, इक्विटी ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो फिर बात क्या है कि इस पे रिटर्न कम है ना सर? यस, डेब्ट स्कीम में रिटर्न कम है। मतलब आप ना वो 15-20% बिल्कुल ना सोचिए, ठीक है, मतलब जो डेब्ट ओरिएंटेड है। तो फिर लेकिन सर रिटर्न कम है तो क्या, रिस्क भी तो कम है। रिटर्न लो है बट रिस्क भी तो लो है। प्रॉब्लम क्या है? जब गिरता मार्केट होगा, मार्केट दुनिया भर में वार चलेगा, ठीक है, डेब्ट का फंड है ना, बचने का चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, लो रिस्क है, पॉइंट टू बी नोटेड। रिस्क तो हर चीज में है सबसे रिस्क फ्री एरिया है बैंक एफडी या बैंक सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाहर जो कुछ भी पैसा है सभी थोड़ा बहुत रिस्क के साथ आता है, और थोड़ा रिस्क तो होगा, ठीक है। तो ये रिस्क समझना पड़ेगा। आज रिस्क कंट्रोल करने का एक टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हेजिंग, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, डेब्ट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, समझते हैं। बहुत सारा मैं आपको स्टोरी सुनाता रहता हूँ हमेशा। স্যার এই যুদ্ধের সময় কি ডেপ্ট ফান্ডেও কি মানে ডিটোরিয়েট করেছে, মানে নিচে নেমেছে? কিছু কিছু ডেব্ট ফান্ড তো যেগুলো একটু ইকুইটি বেস সেগুলো হয়েছে, বাট ডেব্ট ফান্ডে অতটা ইফেক্ট পড়েনি। আমি দেখাবো আগে আগে।
ডাইরেক্ট ডেপ্টেই দেখাবো, ফান্ডেও যাওয়ার দরকার নেই, ডাইরেক্ট ডেপ্টেই দেখাবো আমি, ঠিক আছে, একদম ডিরেক্ট ডেপ্ট মার্কেটেও দেখাবো আমি। তো দেখুন আগে জিনিসটা দেখি, তারপর আস্তে আস্তে एग्जांपल्स में। ओरिजिन्स ऑफ डेब्ट, नाउ पॉइंट इज दैट ये डेब्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बनता है डेब्ट, ठीक है। और द नेक्स्ट कपल ऑफ चैप्टर्स विल कवर द बेसिक डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड तो बस फंड है, लेकिन डेब्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड जब डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेब्ट म्यूचुअल फंड कहलाता है। डेब्ट के साथ म्यूचुअल फंड का रिलेशन बस इतना है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज डेब्ट फंड को चूज करके इन्वेस्ट करते हैं, बस यही फर्क, यही इनका अंतर है। बाकी डेब्ट के साथ म्यूचुअल फंड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। मार्केट में अलग से डेब्ट भी परचेस कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एज यू मे रिकलेक्ट द अर्लियर चैप्टर्स, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे, हम लोग 16 के आसपास डेब्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज देखा था। तो 16 कैटेगरी जाना जरूरी है क्या? इतना जरूरी तो अभी नहीं है। अगर आप कम से कम ডেপ্টের সাথে মিউচুয়াল ফান্ডের কি ডিফারেন্সটা বললেন? ডেব্টের সাথে মিউচুয়াল ফান্ডের ডিফারেন্স বলতে, ডেব্ট হচ্ছে একটা লোন, ঠিক আছে, সিম্পল। মিউচুয়াল ফান্ড একটা ফান্ড, ঠিক আছে, সিম্পল ফান্ড। এরা কি করে, লোন ওরিয়েন্টেড ফান্ডে ইনভেস্ট করে। মানে ডেব্ট বলে, ডেব্টের সাথে মিউচুয়াল ফান্ডের এরকম ব্যাপার নেই কি মিউচুয়াল ফান্ড মানে ডেব্ট হবে, এরকম ব্যাপার না। মানে ডেব্ট নিজেই একটা কনসেপ্ট, সেটাকে ইউজ করে মিউচুয়াল ফান্ড, বুঝতে পারলেন? একটা মিউচুয়াল ফান্ডে ইকুইটিও থাকে, एक म्यूचुअल फंड में इक्विटी भी हो सकता है, ठीक है, और एक म्यूचुअल फंड में डेब्ट भी हो सकता है। दोनों मिलके एक म्यूचुअल फंड बनाया जा सकता है। जैसे आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे, जिसमें पराग पारिक का मैंने काफी एग्जांपल लिया, कोटक का मैंने बहुत सारा एग्जांपल लिया, ठीक है। आप देखेंगे उसमें ऐसा भी फंड वगैरह है जिसमें कंपनी ने इक्विटी में 80% इन्वेस्ट किया, डेब्ट में 20% इन्वेस्ट किया। सो म्यूचुअल फंड इज जस्ट अ फंड। वो अपने हिसाब से कभी डेब्ट को चूज करते हैं ज्यादा, कभी इक्विटी को चूज करते हैं कम। तो म्यूचुअल फंड मतलब डेब्ट म्यूचुअल फंड का मतलब सिंपल होता है कि वो डेब्ट बेसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस यही बात है। डेब्ट बेसिस मतलब डेब्ट फंड, मतलब डेब्ट में ज्यादा। अब यही तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेब्ट, ठीक है। ये डेब्ट है क्या, इसको पहले बहुत क्लियर कट समझिए। मैं एकदम बेसिक लेवल से बात करूंगा, कोई भी समझ जाएगा, जिसका कोई प्रीवियस नॉलेज ना भी हो वो भी समझ सकता है, गारंटी इतना। बस थोड़ा पेशेंस और थोड़ा उत्साह, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। बहुत सारा कैटेगरीज है, बट कम से कम 8-10 कैटेगरी तो डिटेल्स में समझना चाहिए, ठीक है। तो एक दो समझने के बाद ना ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। तो आज तो मैं लिक्विड फंड में बात करूंगा, ठीक है। लिक्विड फंड इज अ वेरी पॉपुलर डेब्ट फंड, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, मार्केट में ऐड भी बहुत ज्यादा आता है। जैसे लिक्विड है, ओवरनाइट है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, मीडियम ड्यूरेशन है, डायनामिक बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, क्रेडिट रिस्क है, बैंकिंग एंड पीएसयू है, गिल्ड फंड्स है, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ। ऐसे 16 पॉपुलर के बारे में भी मैंने पहले बात किया था, इसमें मैं थोड़ा सा 8-9 कैटेगरीज को उठाया, ठीक है, जिसको लेके मैं थोड़ा ज्यादा चर्चा कर लूंगा और डेब्ट के बारे में आपको समझाऊंगा। अब देखना ये है कि ये डेब्ट फंड क्या है। इन माई ओपिनियन दिस इज फेयरली एग्जॉस्टिव टू लिस्ट 9-10 फंड्स अगर डिस्कस करें तो काफी ओके है, ठीक है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस व्हिच में अराइज, मतलब बहुत सारा, इसमें से आप बहुत सारा फंड में चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में। चाहे आप कोई भी फंड कंपनी चूज करें, कोटक हो, पराग पारिक हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। पराग पारिक का याद आ गया मुझे, पराग पारिक मैं पढ़ाता हूँ रोज, पराग डिफेंस आ रहा है। पराग पारिक क्या नाम पे सेव किया था, भूल गया। पारिक फैक्टसिट, हाँ मिल गया। पराग पारिक फैक्टसिट में भी अगर हम जाए, इसमें भी एक डेब्ट फंड था, मुझे जितना याद है। ये मैं फैक्टसिट पढ़ाने के टाइम पे इसको यूज किया था। आप लोगों को अगर मुझे बता दीजिएगा थोड़ा, अगर शेयर करना है मैं फैक्टसिट भी शेयर कर लूंगा, अदरवाइज आप पराग पारिक के साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में ना आए मुझे बताइएगा, मैं डायरेक्ट शेयर कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एक बार मैं दिखाता हूँ कि अगर मिल जाए तो। डेब्ट फंड किसी को दिख गया? डेब्ट फंड ऐसे बहुत सारा स्कीम है, यहाँ पर बहुत सारा स्कीम है। जैसे ये है फ्लेक्सी कैप, ठीक है। एक था आपका ELSS, मतलब टैक्स सेविंग्स, टैक्स बेनिफिट वाला, जो मैं लास्ट वीक समझाया था आप लोगों को। डेब्ट वाला भी है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, ये जो हाइब्रिड फंड है क्या लिखा है, ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, दिखाई दे रहा है ना।
ये जनवरी 2022 का लेटेस्ट है। आप चाहे तो इसके वेबसाइट में जाके इसका फैक्ट शीट चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, ये रिसेंट है, एकदम रिसेंट का। सो ये सब आपको बाद में दिखाएंगे या फिर आप खुद भी चेक कर लीजिए, ठीक है। ये सब दिखाने से क्या होगा, समझना चाहिए ना। इस हम लोग का क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ऐसे सीखो कि किसी का हेल्प का जरूरत ना पड़े रोज रोज, ठीक है। मतलब बहुत लोग हैं सीखना नहीं चाहते, हाँ, उनको बस ना टिप्स चाहिए, मतलब आई डोंट नो, ठीक है, बट क्लास ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि हम सीखेंगे ताकि टिप्स भी ले तो कम से कम समझ जाए कि टिप्स सही है कि गलत है, ठीक है। तो धीरे धीरे सब बताएंगे आप लोगों को। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंड है। तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज डेब्ट ओरिएंटेड फंड। जैसे अभी पराग पारिख में आपने देखा, ठीक है। वैसे डेब्ट ओरिएंटेड लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स टुगेदर, ये अगर जैसे अगर मैं, ये नाम है सर, एक है आपका लिक्विड, एक है आपका ओवरनाइट, और भी है आप देख पा रहे हैं। टुगेदर कंस्टिट्यूट नियरली 50% ऑफ 27 लाख करोड़। मतलब मार्केट में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास, सिर्फ लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड मिला के। अब आप पूछेंगे कि सर ओवरनाइट क्या है बताओ, लिक्विड क्या है बताओ, थोड़ा पेशेंस चाहिए, इतना जल्दी नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। लिक्विड का क्यों नाम लिक्विड कर दिया, अब मैं बताऊंगा पानी जैसा है तो आप क्या समझेंगे, मैं बोलूंगा सिराप जैसा है, क्या समझेंगे, क्यों पानी है, क्यों सिराप है, हाँ, क्यों लिक्विड है, आपको समझना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में चलता है, इकोनॉमी में चलता है। अगर एक्चुअली ये सब चीज अगर आप लोग बीकॉम जो लोग किए हो, ठीक है, मैं जो लोग बीकॉम नहीं किए उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। बीकॉम लेवल में जब पढ़ाते हैं तो उसमें भी ये सब चीज मतलब समझा जाता है, बट स्टूडेंट का ना बीकॉम लेवल में ना कोई इंटेंशन नहीं होता सीखने का। एक पेपर होता है आईएफएस बोल के, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट जस्ट बीकॉम, इवन ऑल्सो इन एमबीए लेवल ऑल्सो, ठीक है। ये आईआईएम वाले छोड़ के बाकी सब तो बस नाम का एमबीए है मेरे हिसाब से अब पॉइंट इज दैट और भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बट ज्यादातर जो ऐसे हमले मतलब नॉर्मल जो ऐसे ही बहुत सारा क्या कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या फिर अभी उतना क्रेज नहीं है बट अभी भी है, तो उनको भी ना सिखाया जाता है ये सब चीज। बट पढ़ने के टाइम पे मैंने बहुत कम लोगों को देखा कि जो इसका रियल मतलब समझ के पढ़ना चाहता है। मतलब तुम आप पढ़ा भी दो ना, सीखने का क्या मतलब है, लेकिन लाइफ में ये कितना जरूरी है, काश कॉलेज लेवल में ही समझ जाते ताकि जल्दी प्लान कर पाता अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में। तो डेब्ट ओरिएंटेड लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट नियरली 50% ऑफ 27 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो ओवरऑल मैनेजमेंट जो मार्केट में फंड ये लोग लगाते हैं, उसमें से सिर्फ डेब्ट ओरिएंटेड लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड में 50% चला जाता है। आप समझ सकते हैं 50%, 27 लाख करोड़ एसेट। मैं आप लोगों को दिखाया था ऑलमोस्ट 35-40 लाख, सॉरी लास्ट वीक में बताया था 50-60 लाख करोड़ के आसपास का फंड एसेट मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू से स्टॉक मार्केट एंड ओवरऑल इकोनॉमी में फैला हुआ होता है। उसमें से सिर्फ 35 लाख करोड़ इतना 35 लाख करोड़, ठीक है। मतलब इसमें से सिर्फ 50% Yes, मतलब 27 लाख करोड़ का 50% लिक्विड एंड ओवरनाइट में ही चला जाता है, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट फंड है ये। क्यों? रिस्क कंट्रोल करता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे रिस्क कंट्रोल करेगा। तो ये जनवरी 2020 का डेटा है मेरे पास लेटेस्ट। आपको और भी लेटेस्ट डेटा थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो एज यू कैन इमेजिन दिस इज रिलेटिवली लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। मतलब ये जो पैसा मार्केट में पहुंचते हैं थ्रू डेब्ट ओरिएंटेड फंड के थ्रू से, ये इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा पैसा है। द डेब्ट फंड प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। मतलब जो पोर्टफोलियो बनता है ना म्यूचुअल फंड कंपनीज में, उसमें डेब्ट फंड एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको अभी जो पराग पारिक का दिखा रहा था, कहाँ चला गया भाई पराग पारिक, ये पराग पारिक में देखते हैं हाइब्रिड फंड का डिटेल्स थोड़ा। ये देखिए दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? मैं बस शो करूंगा, अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलना चाहता अभी। ये हाइब्रिड है, 2021 से चल रहा है ये फंड, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक ओपन एंडेड फंड है, ओपन एंडेड डेब्ट ओरिएंटेड फंड है। सिंस इंसेप्शन 26 मई 2021 से चल रहा है। इसका 7.51% का इसका मोटा मोटी इंटरेस्ट रहा होगा। क्रिसिल इसका रेटिंग दिया है, ठीक है। एडिशनल बेंचमार्क थोड़ा नेगेटिव रहा है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000, ये सब मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा कि रेटिंग वगैरह कैसे होता है। गिल्ट इंडेक्स ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बोला गिल्ट फंड के बारे में समझाना है। तो कैलकुलेटेड एट ₹10 अलॉटमेंट प्राइस था एक एक का। इसका करेंट फंड कहाँ कहाँ मैनेज हो रहा है वो थोड़ा देखिए। ये जो मैं एक्चुअली एसेट एलोकेशन दिखाना चाह रहा था।
एसेट एलोकेशन बाय एसेट क्लास, जस्ट लुक हियर, ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है 75%, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है 75%, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी। दिख रहा है। ठीक यस सर। ये देखिए इक्विटी एंड इक्विटी स्कीम में है, रिलेटेड में है ऑलमोस्ट 12-12.5%। ये REITs एंड इनविट्स में है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। रियल एस्टेट एंड ये स्टॉक, टैक्स की क्लास में समझा रहा था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, मतलब दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस, बट म्यूचुअल फंड स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट बिजनेस। मतलब ये फंड इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट है 8.88%। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड में है बहुत ही कम 12-13%, मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ इक्विटी स्कीम। इससे पहले जो इक्विटी क्लास हम लोगों ने देखा था जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। बाकी ट्रेप्स क्या है बताऊंगा, ठीक है, ट्राइपर्टी का कॉन्सेप्ट है, फिक्स डिपॉजिट, नेट रिसीवेबल्स, ठीक है, करंट एसेट, ये सब में है 2.65। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब ये प्राइवेट कंपनीज जो है उनका बॉन्ड है, ठीक है, प्राइवेट पार्टी का, डिवेंचर भी बोल सकते हो आप इसको, 0.72%। जो लोग अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो उनको ये सब चीज बहुत आमतौर पे पढ़ना पड़ता है, स्पेशली CA, CS, CMA एंड कॉमर्स के जो हार्डकोर पढ़ाई करते हैं उनको ये सब रेगुलर बेसिस में सुनना पड़ता है, जब भी अकाउंट्स करते हैं सुनना पड़ता है ना सर? जब भी अकाउंट्स पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, देयर इट इज वेरी रेगुलर इन देयर कोर्स स्ट्रक्चर्स। सो ये सब सुन सुन के तो तंग हो चुके होंगे कॉमर्स वाले, लेकिन इसका रियल लाइफ इस्तेमाल देखो किस तरह से इसको मार्केट में एसेट बना के इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह से ये फंड बनाया जाता है और ये रिटर्न भी क्रिएट करता है सर, मार्केट में 7%, 8%, 10% भी इनका मार्केट से रिटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 में स्टार्ट हुआ था, NAV किस तरह से 10 से बढ़ के आगे निकल गया। सर NAV कैसे कैलकुलेट होता है ना, प्लीज वो क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, करा दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में NAV सिखाया था एकदम बेसिक लेवल से। सो NAV बढ़ने के साथ साथ ही ना आपका रिटर्न भी बढ़ता रहता है। तो वेरी कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। तो किस तरह से ये सब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है या फिर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, इसका एक जस्ट प्रैक्टिकली आपको मैं शो किया, लेकिन इतना डिटेल्स में अभी भी आपको नहीं समझाया मैं, क्यों? क्योंकि अभी भी आपको मैंने डेब्ट फंड समझाए कहाँ, तो पहले समझाने तो दीजिए। सर समझाए कहाँ, आप समझाइए तो, बस इधर उधर का बात करते रहते हैं, मैं खुद को बोल रहा हूँ। सो हमारा बहुत बड़ा पैसा सर चला जाता है इस तरह से डेब्ट फंड। सो डेब्ट फंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो and it serves as a variety of purpose including capital protection. Point to be noted, capital protection. नॉर्मल स्टॉक मार्केट में कैपिटल को प्रोटेक्शन मिलेगा? प्लीज टेल मी। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जो सही है वही बताऊंगा, कोई लुक्का छुपी नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेहतर है कि म्यूचुअल फंड बेहतर है, बोका बोका झगड़ा नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए क्या? ये सब बोका बोका झगड़ा है, कोई कोई ऐसे झगड़ा करते हैं, झगड़ा मतलब मैं तर्क या डिबेट का बात कर रहा हूँ। व्हाट इज बेस्ट भाई, क्या करते हैं तुम आजकल के नौजवान हो, तुम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्या बोलते हो इसको? अरे जिसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया, बिटकॉइन, हाँ मॉडर्न हो बिटकॉइन में डालो, क्या स्टॉक मार्केट में हो भाई? स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड में डालो। कौन सा बेहतर है, स्टॉक मार्केट है कि म्यूचुअल फंड? सब बोका बोका बात है, सब अपने अपने जगह में है। दीज आर बेसिकली मतलब बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ठीक है। ऐसे कभी भी कंपैरिजन मत कीजिएगा, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट बेहतर है या स्टॉक मार्केट से तो सभी कुछ है, अब इसमें बेहतरीन क्या चीज है? स्टॉक मार्केट इज एवरीथिंग, वो तो मार्केट का एकदम ओपन खुला जगह है, उसके बेसिस में ही सब कुछ होता है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, प्लीज टेल मी, सबका पोर्टफोलियो डूबा होगा, नेगेटिव में गया होगा या फिर हल्का प्रॉफिट में होगा। कुछ दिन पे, कुछ साल मतलब कुछ महीने पहले, इवन 1 मंथ बैक अगर देखा जाए तो जब 58, 59 था, शायद उनका पोर्टफोलियो 50%, 60%, इवन 100% रिटर्न भी शो कर सकता है, ठीक है। मेरा तो शो कर रहा था सर, ऑलमोस्ट 60% के आसपास शो कर रहा था। अभी हार्डली प्रॉफिटेबल रहा होगा, आई डोंट नो, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मतलब देख के खराब लगता है, पता नहीं फिर से कब उठेगा, बट मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। डोंट नो क्या होगा, बिकॉज अब रशिया क्या करेगा, यूक्रेन क्या करेगा, नाटो क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, ये उनको ही पता, हमको कैसे पता? किसको पता?
বলেছে अभी तो बात करेगा যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে मतलब अभी विराम लगाया है, हाँ अभी शर्त अगर मानो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फिर से चालू हो जाएगा। वही रशिया भी देखो, रशिया लीडिंग में है, रशिया का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फिर से चालू हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पॉइंट इज दैट इसमें जिन लोगों का भी मार्केट में पैसा है, कैपिटल क्या वो प्रोटेक्ट कर पाया? प्लीज टेल मी, क्या कैपिटल प्रोटेक्शन हुआ? नहीं। नहीं। लेकिन अगर यही पैसा आपका डेब्ट मार्केट में होता तो कैपिटल प्रोटेक्ट होता। अब डेब्ट मार्केट डायरेक्टली मैं आपको दिखा सकता हूँ, एनएसई के साइड में जाके भी आप डेब्ट परचेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं आगे आगे बताऊंगा। लेकिन डेब्ट मार्केट किस तरह से यूज होता है या फिर बनता कैसे है, इसका टेक्नोलॉजी पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो क्यों मैं ये बार बार यूज कर रहा हूँ कि अगर आपका स्टॉक मार्केट में फंड डूब रहा है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा पैल्पिटेशन होता है, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो आपके लिए ये सब चीज बहुत हेल्प करेगा। या फिर आपका कुछ पैसा आप सेफ एरिया में डाल सकते हो जिसमें डेब्ट मार्केट है और आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। जरूरत का पैसे को आप ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा है आप रिस्क ले सकते हो। एज ज्यादा है तो डेब्ट मार्केट में आ जाइए, क्योंकि ज्यादा एज में रिस्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज कम है तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा करो, यहाँ पर कम आओ। एज थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा मतलब डेब्ट मार्केट में ज्यादा, स्टॉक में डायरेक्ट स्टॉक में कम पैसा लगाओ। इट्स लाइक दैट। So before we understand how and when to use debt fund, we need to understand a more fundamental concept, that is origin of debt. Debt बनता कैसे है? To help you understand this, I will take the example of simple debt structure. Yes, मैं आपके सामने एक simple debt structure use करूंगा, बड़ा ही simple उसी से। और ये debt structure जो मैं use करने वाला हूँ, ये सबको कनेक्ट करेगा, सबको, चाहे भले ही वो स्टॉक मार्केट से मतलब कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के साथ कुछ नॉलेज रखे या ना रखे, बिकॉज ये इसमें ना मैं एक होम लोन कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, which I guess we would have all come across directly indirectly in our daily lives. Yes, क्योंकि बात है होम लोन का। So let's get started. Assume you want to buy an apartment, ठीक है। आपको एक घर खरीदना है, खरीदेंगे ना, सबको अपना अपना घर चाहिए, सबको अपना अपना अम्ब्रेला चाहिए ना जिसके नीचे वो अपना जिंदगी बिताते हैं। पर्सनल मेरा अपना मकान, गवर्नमेंट भी कितना सारा सब्सिडी बांट रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको सब्सिडी देगा, गवर्नमेंट बहुत सारा लोन में, अभी तो होम लोन इंटरेस्ट सबसे लोएस्ट है, लास्ट 15-20 सालों में सबसे लोएस्ट होम लोन चल रहा है, पता है आप लोगों को ना, तो जिनको घर का जरूरत होता है उनको ही पता होता है ठीक है। तो इट्स होम लोन इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो काफी लोअर है अभी मार्केट लास्ट 15-20 ईयर्स में। नाउ पॉइंट इज दैट आपको होम लोन लेना है, ठीक है। तो मैं चलिए थोड़ा सा मेरा जो भी स्टोरी रहेगा ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन सुनिए मैटर। अगर आपको होम लोन चाहिए, यू डू योर रिसर्च एंड शॉप अराउंड फॉर द अपार्टमेंट। सर ये होम लोन नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, डेब्ट मार्केट समझा रहा हूँ। सो आप ऐसा मत सोचिए कि सर होम लोन लेना सिखा रहे हैं, नहीं, होम लोन लेना नहीं सिखा रहे हैं, वो तो सबको ऐसे ही सीख जाते हैं। डेब्ट मार्केट बता रहे हैं आपको। यू डू योर रिसर्च एंड शॉप अराउंड द अपार्टमेंट विद ए चेकलिस्ट। आप देख लिया भाई कहाँ का है, कौन सा अपार्टमेंट है, क्या लेना है, ठीक है। अभी कोलकाता में जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, D42 जैसा प्रोजेक्ट भी है, या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, आप अपने अपने हिसाब से इनकम के हिसाब से सोच लीजिए। सो आफ्टर एन एग्जॉस्टिव सर्च यू इवेंचुअली सर्कल इन ऑन योर ड्रीम अपार्टमेंट, है ना, भाई मुझे ये लेना है, ठीक है। जिसको साउथ सिटी में जैसे एक टाइम था जब साउथ सिटी का सबका सपना था, अभी D42 का सपना देखते हैं लोग, या फिर एटमॉस्फेयर का सपना देखते हैं जो साइंस सिटी में बन रहा है, या फिर एक बेसिक सा घर जो उनके लिए सूटेबल हो। जैसे मानो कि अगर आपको एक अपार्टमेंट लेना है, आपको आपके मन में कुछ ऐसे चल रहा है, विद एवरीथिंग दैट यू एवर वांटेड, आपको बहुत चाहिए था, स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्लब हाउस होना चाहिए, कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, सुपरमार्केट होना चाहिए, टेनिस कोर्ट होना चाहिए, जो एक सोचते हैं आम जिंदगी में लोग, एंड एवरीथिंग एल्स डिजायरेबल, जो भी आपको जरूरत की चीजें आप डिजायर करते हो वो सब उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के साथ में मिलेगा आपको। द अपार्टमेंट कॉस्ट यू ए स्वीट 1.5 करोड़, मतलब आप समझ ही रहे हो, मैं थोड़ा सा लग्जरी में चला गया, ठीक है। इट्स लग्जरी, करोड़ निकल गया सर, मिडिल क्लास तो नहीं खरीद सकते ऑब्वियसली। तो अगर आप रिच हैं, अल्ट्रा रिच है या सुपर रिच है तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं मिडिल क्लास, थोड़ा सा मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे मैं ऊपर चला गया, ठीक है। मिडिल क्लास के लिए 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख ठीक है, इससे ज्यादा मिडिल क्लास नहीं जाना चाहता, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात करोड़ों का ऊपर चला जाता है तो और मिडिल क्लास नहीं रहता है, वो रिच के कैटेगरी का स्टार्टिंग स्टेज हो सकता है या फिर अल्ट्रा सुपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है।
तो 1.5 करोड़ इसका भी एक कॉन्सेप्ट है सर कि किसको क्या रिच बोलते हैं, किसको मिडिल इनकम ग्रुप बोलते हैं, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो 1.5 करोड़ एंड ऑल इंक्लूसिव, तो 1.5 करोड़ का दाम है आपका, और आपके पास बैंक अकाउंट में 40 लाख है, मतलब दैट इज बेसिकली योर सेविंग्स। ठीक है, आपका 40 लाख है और आप 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप 40 लाख जो है आपके पास, उसको क्या करोगे आप? डाउन पेमेंट, यस ना? तो 40 लाख का डाउन पेमेंट देके 1.5 करोड़ का घर लेना है, क्या मिलेगा? बाकी मिल कहां सकता से है। है? बाकी कहां से आएगा? लोन। लोन करना है, वेरी गुड सर। ठीक है, तो बाकी लोन में मिलेगा, तो वहीं पर डेब्ट का केस है। ठीक है, तो बाकी जो फंड है वो कहां से सोर्स करेंगे? एडिशनल फंड, लोन से। चांसेस आर यू विल अप्रोच ए बैंक एंड रिक्वेस्ट फॉर अ लोन। द बैंक इवेल्युएट्स योर रिक्वेस्ट। बैंक क्या करेगा? मेरा रिक्वेस्ट को इवेल्युएट करेगा, मतलब चेक करेगा, देखेगा भाई मेरे इसको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऐसे कहा जाए तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ, आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा। ठीक है, सिविल स्कोर या क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ठीक है, एक इंडिविजुअल के जैसे जैसे आप सोच रहे हैं ना, ऐसा ही सोचते रहिए। 2 मिनट बाद इसको म्यूचुअल फंड में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से जा रहे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज भी समझ में आ जाएगा। तो बैंक हमारा रिक्वेस्ट को देखेगा और लोन देगा कि नहीं देगा उसके बारे में बताएगा। आइदर गिव यू अ लोन और डिनाई द लोन। और ये डिनाई क्यों करेगा और लोन देगा क्यों, इसके पीछे दो तीन रीजंस होते हैं। तो नीडलेस टू से, बिफोर डिसाइडिंग टू प्रोवाइड यू विद अ लोन, द बैंक विल डू अ टन ऑफ बैकग्राउंड वर्क। यस, बैंक बहुत झमेला करते हैं लोन देने से पहले, बिकॉज उसका भी रीजन है। झमेला नहीं, एक्चुअली ये बैंक के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंड डिग अप एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। जो भी छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन भी आपके बारे में वो मार्केट से कलेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, वन ऑफ द क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ द बैंक इज योर क्रेडिट स्कोर, कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, जिसको पॉपुलरली हम लोग जानते हैं सिविल के नाम पे। सिविल एक कंपनी है और भी है, एक्सपेरियन बोल की भी एक कंपनी है। ठीक है, लेकिन सबसे पॉपुलर हमारे देश में तो सिविल है। ठीक है, ये एक तरह का एजेंसी है। ठीक है, जो बेसिकली क्रेडिट स्कोर, इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर चेक करके बताते हैं। ऐसा कंपनी लेवल में भी क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होते हैं, जैसे क्रिसिल है, केयर है, फिच है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी को चेक करने के लिए मूडीज है, S&P है, जो BSE सेंसेक्स को बनाया है। ऐसे और भी फेमस है, मैं 2-4 नाम आपके सामने दिया। एक इकोनॉमी का क्रेडिट स्कोर देखता है, कोई कंपनी का क्रेडिट स्कोर देखता है, और सिविल जैसे कंपनी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर देखता है। बेसिकली क्या चेक करता है? भाई इस इंसान को लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, इसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करो। मतलब ये अगर पहले कुछ लोन लिया है तो टाइम पे किया कि नहीं किया। सर अगर फर्स्ट टाइम ले रहा है तो फिर उसका लोन पाना भी थोड़ा मुश्किल है। मतलब सर कोई तो देगा, हाँ सर, उस पर इनकम दिखेगा और कुछ नहीं। मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर एकदम सिक्योर है, लाइक सैलरीड पर्सन हो, तो बहुत फास्ट मिलता है। बिजनेस के केस में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, कितना दिन का बिजनेस है, रेगुलर इनकम कितना हो रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसा है, ये सब देखते हैं। ठीक है, लेकिन सैलरीड पर्सन के केस में लोन मिलना, छोटा से बड़ा हर तरह का लोन सबसे जल्दी होता है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो और जल्दी। ठीक है, और बीपीओ सेक्टर का जॉब में सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, बिकॉज बीपीओ सेक्टर्स में जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है। ठीक है, जो एक आम तौर पे मार्केट में चलता है, मैं आपको वही बोला। मतलब एवरी जॉब इज नॉट सिक्योर जॉब। ठीक है, तो जॉब का क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या पोस्ट पे जॉब कर रहा है, जॉब का क्या पर्पस है, ये सब भी देखता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अगर प्रोफेशनल्स है, लाइक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, चार्टर्ड, इनको थोड़ा जल्दी मिलता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल से सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कोई भी आमतौर पे वो बिजनेसमैन है, उनका कोई लाइसेंस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, ऐसे केस में उनका बिजनेस रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब बैंक चेक करता है, और उससे उसके ऊपर बेस करके वो तो बैंक चेक करेगा, लेकिन आपका सिविल जो बनेगा ना, ये सिविल बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये रहता है, जो क्रेडिट स्कोर बनने के पीछे, कि भाई ये बंदा पहले लोन लिया है तो क्या टाइम पे किया है। द क्रेडिट स्कोर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट स्कोर क्या है, इसके बारे में बहुत ही लोग आजकल जानते हैं, पर फिर भी एक बार बताना जरूरी है हमारे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर यही है कि भाई आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। मतलब अगर आप पहले लोन लिए हैं तो टाइम पे किया कितना। ठीक है, अगर डिफॉल्ट किए हैं ना, कभी भी आपका स्कोर गिर जाता है। ठीक है, मैं अभी ज्यादा सिविल पे नहीं जाऊंगा, बट इतना समझ लो कि अगर लोन लेते हो और टाइम पे लोन पे करते हो तो फ्यूचर में और बड़ा लोन पाने में हेल्प करेगा। शुरू करो, स्टार्टिंग 10,000 से ही शुरू करो, 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेस करो,
ठीक है, और उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू से या क्रेडिट स्कीम के थ्रू से लाइक बजाज फाइनेंस वगैरह, एचडीबी फाइनेंस वगैरह बेसिक लेवल में दे देते हैं। उसके बाद आप बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करो तो भी चांसेस बढ़ जाता है। स्टार्टिंग केस में एचडीबी इज अ वेरी फेमस, एचडीएफसी का ही एक क्रेडिट कंपनी है, ठीक है। बजाज फाइनेंस भी मोटा मोटी स्टार्टिंग में दे देता है, अगर सैलरीड पर्सन वगैरह होता है तो थोड़ा मुश्किल करता है ये लोग, बट दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी आपका जो भी बैंक हो उनसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन लत मत लगाओ। हाँ, बहुत लोग क्रेडिट कार्ड लेके क्या करता है ना, मिसयूज कर लेते हैं और फिर अपना बदनाम कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर अच्छे से कोई कर पाता है ना, उसका तो फ्यूचर से मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन क्या है ना, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करने में मैक्सिमम लोग लगे रहते हैं कि अभी क्या है, बाद में देना है। अरे भाई, बाद में देना है बोल के अगर वो नहीं देता है ना, उसका जो हालत फ्यूचर में होगा ना, जरूरत में ना, वो मुश्किल में पड़ जाएगा जब जरूरत होगा। क्या है ना, यूथ लाइफ में लोगों को समझ में नहीं आता, क्या है नहीं देंगे, बाद में देंगे, पेनल्टी दे देंगे। लेकिन जब जरूरत होगा ना कभी तो वो बंदा 25 से 40 में पहुंचेगा, तब क्या होगा भाई, तब आपका क्रेडिट स्कोर ना हिट करेगा। और अगर क्रेडिट स्कोर में अगर कोई भी बैड इम्पैक्ट आता है ना, आप तो भाई गए काम से। ये मैं आपको अभी पहले से ही बोल दिया। तो अपना क्रेडिट स्कोर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। एक 10,000 का लोन लीजिए, 10,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदिए, उसी को धीरे धीरे भरिए, लेकिन टाइम पे दीजिए। देखिएगा आपका क्रेडिट स्कोर एकदम 4 चांद लग जाएगा और आपको फ्यूचर में कभी भी कोई चीज का जरूरत हो लोन का, आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है, विथ प्रॉपर इनकम कॉन्सेप्ट। सो लेट अस जस्ट assume that you have a fantastic credit score। मैं जस्ट यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि आपका क्रेडिट स्कोर फैंटास्टिक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 850 लिया गया। सर स्कोर कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? 300 से 900 तक वैरी करता है। सर 300 स्कोर अच्छा है क्या? सर बहुत बुरा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा 900 है, लेकिन क्या 900 सबको होता है? नहीं, उतना नहीं हो पाता, डिपेंड करता है। बट 750 प्लस इज अ वेरी गुड सर, ये तो एक्सेलेंट है। 900 850 इज एक्सेलेंट क्रेडिट स्कोर, बट 750 प्लस इज अ गुड क्रेडिट स्कोर। वेरी गुड भी नहीं बोलेंगे, 750 प्लस ऑनवर्ड्स ठीक है। 700 भी ठीक है, 700 स्कोर भी खराब नहीं है। स्टार्टिंग रेंज में नॉर्मली यही चलता है लोगों का, इसका कुछ नहीं होता, 650 700 होता है। उसके बाद जितना आप प्रॉपरली लोन लोगे और टाइम पे पे करोगे, आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस रहेगा। तो ये आपको लोन पाने में बहुत हेल्प करता है। और 850 मतलब करोड़ों का लोन लेना है ना सर, इसलिए 850 क्रेडिट स्कोर तो बनता है। सर क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? और डिटेल्स जानकारी के लिए सिविल के साइट में जाके चेक कर सकते हैं, सिविल के साइट में जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? प्लीज टेल मी, बताइए मुझे। यस सर। हाँ, सिविल के साइट में जाइए, ठीक है। ये देखिए, ट्रांस यूनियन एन अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप, ठीक है, ये सिविल का कंपनी का नाम है। सिविल के साइट में जाइए, आप यहाँ पर जाके और ज़्यादा चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 782 किसी का सिविल स्कोर है, जो मोटा मोटी अच्छा एरिया में आता है, मतलब जो इमेज दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सर, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। सो भी ज्यादा और सिविल में बात नहीं करेंगे, चलिए। तो 850 सिविल स्कोर है और 1.10 करोड़ का क्या चाहिए आपको? लोन चाहिए। तो अगर आपको 1.10 करोड़ का लोन चाहिए और ये लोन का जो टेनियर है वो 10 साल का है, और आप 120 मंथ में, 120 मंथ मतलब 10 साल ना, 120 मंथ मतलब 120 मंथ मतलब 10 ईयर्स, यस 10 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट है 8.5%। मैंने यहाँ पर माना 8.5%, बट आज के डेट में थोड़ा कम चल रहा है सर, 6.77, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने से थोड़ा 8 8.5 की तरफ जा सकता है होम लोन के केस में, बट 8.5 थोड़ा ज्यादा ही है आज के डेट में। 8.5 तो ऐसा कोई नहीं लेता है, 7 7.5 चल रहा है सर, ठीक है। मैक्सिमम बहुत सारे कंपनीज तो 6 6.5 6.4 पे भी दे रहा है, ठीक है। सो टोटल इंटरेस्ट पेबल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन पे भी नहीं जाएंगे आप, वो होम लोन के कैलकुलेटर मार्केट में बहुत अवेलेबल है, गूगल कीजिए मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट अगर आप जो दे रहोगे ना, वो है आपका 53 लाख का, मतलब आपका 1.5 करोड़ का घर है, 40 लाख आपने डाउन पेमेंट किया, तो बाकी आपका 1.10 करोड़ का लोन बन रहा है, ठीक है। इसके लिए जो 8.5% का 10 साल में आप इंटरेस्ट भरोगे, वो है आपका 53 लाख का, ठीक है। मैं एक रफली ले रहा हूँ। तो बाकी तो टोटल कितना पे करोगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के? 1,63,66,129 का, ठीक है, एक्स्ट्रा पे करोगे। मतलब 1,10,00,000 का लोन है,
1 करोड़ 10 लाख का लोन है, 53 लाख का इंटरेस्ट। सर ऐसा ही होता है इंटरेस्ट 10 साल का है, अगर ये 15-20 साल का हो जाए ना तो डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। यही तो बैंक का इनकम है, यही तो बैंक का इनकम है। इंटरेस्ट का बिजनेस ही तो बैंक का बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार है सर, सबसे बड़ा हथियार। ठीक है, किसी का अनम्यूट है क्या? थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, अगर कोई क्वेरीज है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए ना, नहीं तो बाद में। और कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग जिन लोग करेगा उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अगर क्वेश्चन है तो ठीक है कीजिए अभी। अच्छा तो मंथली ईएमआई भी देख लीजिए, 1,36,384। सर ये कैसे कैलकुलेट होता है? सर इसके बारे में अभी मैं बात इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ओके, अब ज्यादा जानकारी के लिए होम लोन कैलकुलेटर में गूगल में टाइप कीजिए, आपको बहुत सारा कंपनी इसको होम लोन कैलकुलेटर के बारे में बताएगा। इट्स अ वेरी पॉपुलर टर्म सर, होम लोन कैलकुलेटर। ठीक है, होम लोन इंटरेस्ट या होम लोन कैलकुलेटर, बैंक बाजार से लेके क्या 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 नहीं है, HDFC से लेके बता देगा आपको, कैलकुलेट करके बता देगा, एकदम कैलकुलेटर के समेत आपके सामने हाजिर कर लेगा। ठीक है, तो प्लीज इवन इसका फॉर्मूला भी आपको बता देगा। सो आप प्लीज एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे बाद में बताइएगा, मैं आपको होम लोन कैलकुलेटर के क्या कॉन्सेप्ट है समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर में हो जाता है, बट यहाँ पर देखिए इसका पूरा फाइनेंशियल इक्वेशन दे के रखा है, आप चाहो तो इसको गो थ्रू कर सकते हो, मैं जानकारी के लिए बता दिया आपको। ओके ठीक है, मैं मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ। ठीक है, सो मंथली ईएमआई आपका बन गया 1,36,384। नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स जो मैं आपको बोला। ठीक है, ये जो भी उठाया गया बजाज फाइनेंस सर्विस से मैंने उठाया था। ठीक है, तो दिस डिटेल्स अलॉन्ग विद अ बंच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो भी डिटेल्स है ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आते हैं एंड प्रिंटेड ऑन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में प्रिंट होके आता है, स्टैम्प पेपर उसके साथ अटैच होता है विद स्टैम्प ड्यूटी पेड। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो सरकार के घर में जमा होता है, एंड द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड। फाइनली बोथ द पार्टीज, मतलब जिनके साथ बाई सेल होता है अपार्टमेंट का, वो साइन करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट बनता है उसको लोन एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लोन एग्रीमेंट। बैंक के साथ जिसको जो लोन ले रहे हैं वो लोन एग्रीमेंट बनता है। फाइनली द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड फ्रॉम द बैंक टू योर बैंक अकाउंट। बैंक से जो लोन ले रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में जो बैंक क्रेडिट दे रहे हैं आपको, उनसे आपके अकाउंट में हिट करता है, या फिर जो होम बायर है आपका उनके अकाउंट में भी चला जा सकता है, वो डीडी या चेक काट के देता है। मैं उस मैटर में और नहीं जाता, आपको लोन चाहिए था आपको मिल गया। द अपार्टमेंट विल रिमेन हाइपोथिकेटेड, लेकिन जो अपार्टमेंट आपने लोन पे लिया, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। आपको लग रहा होगा कि सर आप होम लोन क्यों समझा रहे हो, प्लीज थोड़ा पेशेंस। ठीक है, द अपार्टमेंट विल रिमेन हाइपोथिकेटेड टू द बैंक। ये जो अपार्टमेंट आप लोन पे लिया ना 1.5 करोड़ का, जिसके लिए आपको लोन मिला 1.10 करोड़ का, ये बैंक के पास हाइपोथिकेटेड रहेगा, मतलब बेसिकली मॉर्गेज रहेगा। अगर बाई चांस आप लोन वापस नहीं कर पाते, बैंक आपका ये अपार्टमेंट सेल करके पैसा मार्केट से उठाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, वो रिकवर करेगा अपना पैसा। द हाइपोथिकेशन वर्क्स एज बैकअप सिक्योरिटी। ये हाइपोथिकेशन जो है ये बैकअप सिक्योरिटी है फॉर द बैंक। इन केस यू रिफ्यूज टू रिपे द लोन, अगर बाई चांस आप लोन रिपे करने में रिफ्यूज करते हो, बैंक उसको सेल करके अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को रिकवर करेगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बैंक के पर्सपेक्टिव से बात को समझो, बिकॉज बैंक ने आपको लोन दिया है। ठीक है, बैंक के पर्सपेक्टिव से समझे, बैंक ने आपको लोन दिया है और लोन इज अ डेब्ट। ओके, हम लोग डेब्ट मार्केट समझना चाहते हैं, तो ये मतलब वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ये आमतौर पे हम लोग सभी को ही थोड़ा बहुत देखते हैं हमारे घर पे। ठीक है, तो फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव द लोन इज ए कोलैटरल लोन बिकॉज द लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट कोलैटरल, दैट इज द प्रॉपर्टी इन दिस केस। प्रॉपर्टी को कोलैटरल मतलब मॉर्गेज रख के प्रॉपर्टी का लोन मिला है। कोलैटरलाइज लोन इज अ सेफर बेट फॉर द बैंक। ये बैंक के लिए एक सेफ एरिया है कि अगर बाई चांस जो जिन्होंने लोन लिया, बोरोवर अगर लोन वापस नहीं कर पाया, तो भाई घर हमारा, उसको बेच के मेरे को रिकवर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट बैंक इज इन सेफ जोन। ठीक है, लेकिन नॉन कोलैटरलाइज भी होते हैं, कई बार बैंक नॉन कोलैटरल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें बदले में बैंक को बहुत रिस्क लेना पड़ता है। तो दो तरह का लोन ही होता है मार्केट में, आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। एक होता है कोलैटरल और एक होता है नॉन कोलैटरल। नॉन कोलैटरल में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा, बताइए ना, ज्यादा होगा। यस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि नॉन कोलैटरल में बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट मांगेगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि बैंक के पास कुछ भी मॉर्गेज नहीं है। ठीक है, पैरेलल लेवल में कुछ भी बैंक के पास नहीं है।
तो और अगर कोलैटरल वाला होता है ना तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। तो ये रिस्क के बेसिस में इंटरेस्ट का हाई और लो होना डिपेंड करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो बैंक लोन से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, यही अभी आपको मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी समझाऊंगा। So at this point, I want to recognize how a debt obligation created. Now, point to be noted, कि debt obligation create कैसे होता है? A debt obligation is created when a person needs to carry out an economic activity for which the fund requirement is far higher than what is available to him. आपका जो जरूरत है वो आपके पास जितना है उससे कहीं गुना ज्यादा है। जैसे कि 1,50,00,000 का फ्लैट के लिए आपके पास था सिर्फ 40 लाख, 1,10,00,000 आपको बैंक ने प्रोवाइड किया। So going back to the apartment case, assuming things go smoothly, on every month for the next 10 years, the borrower is expected to pay back a sum of rupees 1,36,384 जो हमारे केस में मंथली EMI था, ठीक है, to the bank. The regular inflow to the bank is the cash flow. ये जो बैंक के पास जो पैसा जा रहा है ना, ये बैंक का कैश फ्लो है। ये जो 1,36,384 मंथली जो जा रहा है ये बैंक का कैश फ्लो है और बैंक इसी के लिए तरसते हैं। बैंक का बिजनेस इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे वो वैराइटीज ऑफ लोन हो सकता है, इसमें मैं होम लोन लिया, बिजनेस लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, आजकल तो मैरिज लोन, डेस्टिनेशन वेडिंग लोन, ठीक है, ऑल पर्पस लोन है आजकल, ठीक है। क्या क्या नहीं, लोन किसके लिए नहीं मिलता बताइए ना, आजकल लोन का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया है। सो फार सो गुड, this is reasonably simple debt structure to understand. Let us now shift focus on the risk involved here. ये तो बड़ा सिंपल था, सब कुछ नॉर्मल हुआ, लोन बैंक ने दिया, जिनको जो बोरो किया वो टाइम पे रीपे किया, बैंक के पास इनफ्लो हुआ, ठीक है। अगर ऐसा जो भी चल रहा है इसमें रिस्क क्या है फिर? सब तो बड़ा सिंपल दिखा, बैंक को कैश फ्लो हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, तो फिर रिस्क क्या है? बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको इतना देर लग रहा था। बाय रिस्क आई मीन द रिस्क इन्वॉल्व फॉर द बैंकर। आपका रिस्क क्या? आपका रिस्क ये है कि अगर आप टाइमली पे नहीं करोगे तो बैंक आपका प्रॉपर्टी ले लेगा, यही है ना आपका रिस्क, है ना। तो फिर बैंक के लिए क्या रिस्क है? बैंक के लिए रिस्क ये है द लेंडर। बैंक कौन है? लेंडर, जो आपको लोन दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक कैन गिव द लेंडर स्लीपलेस नाइट? लेंडर का रात का नींद उड़ सकता है सर। सर क्यों? क्योंकि लेंडर को बहुत सारा चिंता है। अगर कैश फ्लो नहीं हुआ तो, अगर ये मंथली जो 1,36,384 पर मंथ नहीं मिला तो borrower can keep paying a couple of EMIs and make irregular repayments. Irregular repayment mean the bank will take a hit on the expected cash flow. उनका रेगुलर इनकम नहीं होगा, potentially leading to a chain of undesirable events जो बैंक कभी नहीं चाहेगा। डिफॉल्ट रिस्क क्या है? borrower may get into insolvent situations, borrower का मार्केट खराब हो सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो सकता है और उसका बाकी पैसा वो नहीं दे पाता। ये डिफॉल्ट रिस्क है, बैंक ये कभी नहीं चाहता है, क्योंकि बाद में आप सोचोगे सर बैंक का क्या है, वो तो प्रॉपर्टी बेच देगा। सर प्रॉपर्टी बेचने के लिए तो बैंक काम नहीं करता, वो तो रियल एस्टेट वाले करते हैं भाई। सर बैंक उसको मॉर्गेज रखा है सिक्योरिटी के तौर पे। इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क है मार्केट में। मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर बाई चांस आरबीआई कम कर देता है, ठीक है, जब आजकल फ्लोटिंग रेट चलता है, होप आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है, आजकल मार्केट में फ्लोटिंग रेट चलता है। मानो कि बैंक जब लोन दिया था तब 9% के हिसाब से दिया था, बट बाद में फ्लोटिंग के कारण दाम कम होकर सरकार ने कुछ स्कीम लिया सबके लिए घर बनाने का, बैंक के लिए रिस्क हो जाता है तो 6.7 में उतार दिया। तो 2-2.5% अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कल डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि भाई 5% में लोन प्रोवाइड करो, कर सकता है तो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 बैंक देगा तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी सब उनके पास शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका बैंक को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा केस में इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क बैंक के पास है, बिकॉज जैसे जो लोन ले रहे हैं उनको जैसे डर है अगर लोन का इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसको डर है, सिमिलरली लेंडर को भी डर है, बिकॉज फ्लोटिंग है ना, कभी भी किसी की भी तरफ शिफ्ट हो सकता है रिस्क, ठीक है। तो लेंडर को भी रिस्क है अगर बाई चांस दाम कम हो गया तो। हाँ आप बोलोगे सर इतना आसान नहीं है, आरबीआई डिसाइड करेगा, मार्केट लॉस को सोचेगा, बैंक का बिजनेस थोड़ी ना खराब करेगा। यस, सब कुछ सोच समझ के ही करता है, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट को कम करता है ना, इसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। इससे क्या होता है? बिजनेस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा लूज रखने से ना बिजनेस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट कर देना बिजनेस खराब होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक का बिजनेस अच्छा हो ये हमेशा आरबीआई चाहेगा, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लोग डिफॉल्ट कर जाए, है ना, तो भी तो खराब बात है। तो बैंक को
नहले पे दहला पड़ जाता है ना, आमदनी अट्ठा नहीं होता है और खर्चा रुपया हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। क्रेडिट रेटिंग रिस्क, क्रेडिट रेटिंग क्या है? मानो जो बोरोवर है वो अगर टाइम पे रीपे नहीं कर रहा है तो उसका क्रेडिट रेटिंग क्या हो रहा है? गिर रहा है। इसमें बैंक को डर लगता है, कैसा लगता होगा कि हो सकता है कि ये बंदा आगे आगे जाके डिफॉल्ट कर लेगा। तो बैंक को हमेशा एक डर रहता है, वो हमेशा एसेस करता है कि भाई टाइम पे पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसेट रिस्क बन जाता है। इन केस द बोरोवर डिफॉल्ट द बैंक हैज द राइट टू सेल द हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर गया तो प्लीज टेल मी सर। हो सकता है ना किसी कारण से उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो सकता है, वार जोन बन सकता है। हाँ सर, जिस एरिया में प्रॉपर्टी था वो वार जोन बन गया, फ्लडेड एरिया बन गया। हर साल इतना फ्लड होता है, कोई वहां पर घर खरीदना नहीं चाहता। या फिर वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्या बोलते हो, 8 को 1 प्रोन हो गया। हाँ, 8 को 1 प्रोन हो गया। कुछ भी नेचुरल कारण भी हो सकता है, मैनमेड रीजन भी हो सकता है कि भाई उस एरिया में सर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करता, पंचायत व्यवस्था सही नहीं है, पहले सही था अब सही नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह पलट सकता है ना। तो ऐसे केसेस में जब प्रॉपर्टी वैल्यू गिर जाए वो भी तो बैंक के लिए लॉस है। प्लीज टेल मी। अब बैंक का खतरा देखे, जब कोई लोन देता है किसी को उसको क्या क्या खतरा है। इसमें तो एक होम लोन का कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया बस मैंने। प्लीज टेल मी, ये सब रिस्क रिस्क समझ में आ रहा है? एकदम रियल लाइफ केसेस है सर। जस्ट मुझे एक बार बताइए आपको। कैश फ्लो रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग रिस्क, एसेट रिस्क, दीज आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। तो सर इससे क्या डेब्ट मार्केट का क्या लेना? हाँ बोलो। उसको भी आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते ना, उसमें भी मतलब कुछ टाइम पीरियड तक आपको उसका मॉर्गेज रखना पड़ता है ना, लाइक 5 इयर्स तक। हाँ 5 साल 10 साल टाइम पीरियड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को देखभाल करना पड़ता है बैंक को। ठीक है, बैंक हमेशा चाहेगा कि डेब्ट रिकवर हो जाए, जो लोन दिया था वो रिकवर करके अगर प्रॉपर्टी कोई लेके चले जाए तो टाइम देना पड़ता है ना। ऐसा ही नहीं है मन मर्जी भाई तुमने नहीं दे पाया हम बेच देते हैं, इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करना। इतना मतलब जैसे सुनने में लगता है क्या है बैंक बेच देगा, इट्स नॉट वेरी इजी। ठीक है, अगर दूसरा कोई प्रॉपर्टी उसको क्या करते हैं, उसको बीडिंग में ऑक्शन में उठाते हैं, फिर जो ज्यादा दाम देता है वहां से ऐसे देखना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। बैंक के पास जो भी जब्त प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कार वगैरह जो भी हो, बैंक उसको नीलामी करते हैं, ऑक्शन में लाता है, फिर ऑक्शन में थोड़ा सस्ता दाम पे लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। इसमें बैंक का थोड़ा रिकवरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन बैंक कभी भी ऐसा काम करना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन ये रिस्क है और यही रिस्क ही बैंक का बिजनेस भी है। ये रिस्क बैंक का बिजनेस भी है। मतलब बैंक ने ऐसा देखा है ज्यादातर केस में, बहुत खराब मैनेजमेंट होगा तो बात अलग। मैनेजमेंट खराब का मतलब क्या है, 100 में से 20% लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं, 80% लोग डिफॉल्ट नहीं करेगा अगर मैनेजमेंट सही है तो। मतलब आप जिसको लोन दे रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना, बोरोवर को प्रॉपर बोरोवर आइडेंटिफाई करना बैंक के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर बैंक का मैनेजमेंट गलत है ना तो बैंक का बिजनेस गलत होगा, बिकॉज वो गलत लोगों को लोन दे देगा तो मुश्किल है। ठीक है, बिजनेस एसेस करना, जो जिस इंसान को आप लोन दे रहे हो उनका माइंड रीड करना। सर यहाँ पर माइंड भी रीड करना होता है सर, होना चाहिए ना। आप सोचो, आप अगर किसी को क्रेडिट पे कोई भी चीज दे रहे हो, आप उस बंदे का माइंड रीड नहीं करोगे? प्लीज टेल मी। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको बोला जा रहा है कि भाई इस बंदे को लोन पे प्रोडक्ट बेचना है, तो आप उनका माइंड रीड करोगे कि नहीं करोगे? हाँ ठीक है, उनका बिजनेस का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, कुछ भी उसका बहुत सारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट उसका करंट मानसिकता कैसा चल रहा है, उनका मार्केट में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। या फिर एक बात करके भी ना आपको समझना चाहिए कि ये ज्यादा तो नहीं बोल रहा है। कई बार ना लोगों के अंदर ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, भाई देखो मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, कोई कोई किसी किसी का ऐसा एटीट्यूड होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है बट अंदर क्या चल रहा है, किसी किसी का होता है मतलब डबल माइंडेड भी होता है कि भाई सामने एक बोलता है पीछे एक बोलता है। ठीक है, तो ये ना तजुर्बा होता है, ये पहचानना इतना आसान नहीं। इसमें ना एक्सपीरियंस काम करते हैं और सिक्स सेंस काम करता है। अब सिक्स सेंस क्या है, तजुर्बा क्या है, ये मैं कैसे समझाऊं आपको? इसका कोई कॉपी बुक तो कुछ चीजें है नहीं। द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ मतलब जो बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ व्हाटएवर जो भी है दुनिया का, वो है आपका मतलब सीक्रेट वही है जो आपका अंदर का नॉलेज है, वही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप उसको पहचान लो मतलब आप समझ लोगे कि आप दुनिया में हर चीज पा सकते हो जो आपको चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है बट इतना आसान नहीं है। सीक्रेट जो ये नॉलेज का सीक्रेट है ना, ये अंदर से कैसे बाहर निकाला जाए, इसका प्रोसेस अलग है। ये जो
सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे सकता। मतलब ये जो कॉपी बुक एजुकेशन आजकल लोग करते हैं ना, इसमें सिर्फ क्लरिकल कॉन्सेप्ट बनता है, कहीं पर डेटा एंट्री कर लेगा, कहीं बीपीओ सेक्टर में चला जाएगा, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को लोगों को भी ये बता देगा, वो बता देगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। और ये अंदर का नॉलेज जो होता है ना, ये इसके लिए मॉडर्न, ये सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन में कुछ दम नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या बताऊं, इसमें ओल्ड फैशन एजुकेशन में दम है, ठीक है, स्पिरिचुअल बातें नहीं करना है। देयर आर, तो अब आगे आगे देखिए डेब्ट मार्केट कैसे बन गया, आपको समझ में आ गया होगा डेब्ट मार्केट क्या है, लेकिन बस थोड़ा कुछ पॉइंट कनेक्ट करना है। There are most common risks associated with the debt obligation. We have taken the example of bank and an individual. The same can be extended to corporate as well. अब यही बात कंपनी पे जोड़ेंगे, कॉर्पोरेट पे जोड़ेंगे। इमेजिन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थोड़ा सा सुनिएगा और मेरे को जवाब दीजिएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू बिल्ड ए न्यू प्लांट, एक फैक्ट्री बनाना है उसको। कंपनी नीड्स अबाउट INR 800 करोड़, उसको 800 करोड़ चाहिए प्लांट को बनाने के लिए, कमीशन दिस प्लांट। How can they raise this money? There are two ways the company can raise. या तो वो लोन के लिए जा सकता है बैंक के पास, pretty much like the apartment case जो हम लोगों ने बोला। दूसरा उसके पास और एक एरिया है, instead of a bank, the company can choose to raise a smaller amount of money from several people, जिसको हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं, say in multiple of 20 करोड़, multiple of 20 करोड़ चाहिए, टोटल 800 करोड़, लेकिन अलग अलग लोगों से लेना है। The company, instead of paying interest to the bank, now pays the interest amount to multiple investors. आपको समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चाहिए 800 करोड़, बैंक के पास नहीं जाना है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास आना है। मतलब ये इन्वेस्टर कोई इक्विटी नहीं देगा, इक्विटी शेयर नहीं है, लोन है। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ना? बताइए ना थोड़ा। यस सर। ओके, अभी आगे देखिए। if the company takes the first approach and seeks a loan from the bank, then binding agreement is called the loan agreement. अगर कंपनी बैंक से लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? लोन एग्रीमेंट बोलेंगे। On the other hand, if the company decide to raise the money from multiple investors, then the binding agreement is called bond. आप लोग सुने होंगे बॉन्ड के बारे में। ये जो कंपनी अलग अलग इन्वेस्टर से, मल्टीपल इन्वेस्टर से या मल्टीपल लेंडर से ले रहा है ना, इस बाइंडिंग एग्रीमेंट को बॉन्ड कहते हैं सर, बॉन्ड। आप लोग बहुत सुने होंगे बॉन्ड के बारे में। बस यही फर्क है बॉन्ड के साथ लोन का। सुन के शायद आप लोग बहुत थक चुके होंगे, लोन लोन लोन, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है। जेम्स बॉन्ड नहीं थे बाबा, ठीक है। ये लोन मार्केट का, डेब्ट मार्केट का बॉन्ड है। तो ये जो मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा रेज करने का तरीका जो होता है, इसको बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक बॉन्डेज में आके करते हैं। थिंक ऑफ ए बॉन्ड एज ए प्रोमिसरी नोट, एक तरह का प्रोमिसरी नोट है सर। प्रोमिसरी नोट क्या है? जो लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, ठीक है, कॉमर्स में या फिर CSCS के क्लासेस में भी पढ़े होंगे, इसका अलग से एक लॉ भी होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें आपको चेक क्या हो, चेक के बारे में समझाया जाता है। 1881 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेरी फेमस एक्ट। इसमें चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेरी फेमस है बिल्स, ठीक है। तो ये हाँ बोलो, हुंडी, यस हुंडी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पुराना कॉन्सेप्ट था। हुंडी पहले के जमाने में यूज किया जाता था। हुंडी बेसिक कॉन्सेप्ट है। हुंडी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे चीजें और कुछ नहीं है। अगर आप मेरे से आज कुछ खरीदते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि मैं लेटर डेट में आपको पैसा दूंगा। आज के डेट में जिसको हम लोग पोस्ट डेटेड चेक भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग है। पोस्ट डेटेड चेक में आप चेक तो आज दे देते हो, लेकिन उसमें देरी के डेट में आपका चेक एनकैश होगा। बिल्स पे क्या होता था? नॉर्मल बिल्स या हुंडी का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप एक टाइम लेते हो, ठीक है, कि भाई आज से 3 मंथ्स लेटर मैं आपको बाकी पेमेंट कर दूंगा, और इन द मीन टाइम जो बैंक है वो आपको बिल्स को डिस्काउंट करके दे देगा। मतलब सिंपल से फॉर एग्जांपल, शिवम मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदा 10,000 का, मैं शिवम को बोला, शिवम मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा चाहिए। शिवम बोलता है सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैं शिवम को बोलता हूँ ठीक है भाई, तो मैं तेरे ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ।
क्या करता हूँ, बिल ड्रॉ करता हूँ। तो शिवम और मेरा दोनों का बिजनेस बैंक के साथ अच्छा होता है, तो शिवम को बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा, बिल डिस्काउंट कर देगा। तो शिवम क्या हो गया, बिल के लिए पेबल हो गया। पेमेंट तो शिवम को ही करना है, लेकिन शिवम ने मेरे से थोड़ा 3 महीने का टाइम लिया, ठीक है। इसे सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारा होता है, इंडोर्स वाला भी एक होता है। मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ज्यादा जाना नहीं चाहता, नहीं तो आप लोगों को ऐसा फीलिंग होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें वादा किया जाता है कि भाई इतना दिन बाद, इतने महीने बाद आपको पेमेंट किया जाएगा। इट्स लाइक दैट, थिंक ऑफ ए बॉन्ड एज ए प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम द कंपनी टू इट्स इन्वेस्टर्स। आपको दिखाऊं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियल लाइफ, लॉ क्लास में दिखाता हूं हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेरी फेमस सर, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज भी चलता है, चेक के थ्रू से भी आजकल बहुत यूज होता है। देखिए आपको दिख जाएगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए विकास बोल के कोई है, 50,000 का बिल्स का बात कर रहा है, ड्रॉयर है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब जिनको पेमेंट करना है, उनका नाम निश्चय है। 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 50,000। कौन बोल रहा है, विकास बोल रहा है निश्चय को, और निश्चय उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, ठीक है, साइंड बाय विकास। विकास को बोलते हैं ड्रॉयर, इसको बोलते हैं ड्रॉई। इनके पास होते हैं पेएबल, इनके पास होते हैं रिसीवेबल। पैसा किसको मिलेगा, विकास को मिलेगा। कौन देगा, निश्चय देगा, लेकिन अभी नहीं देगा, बाद में देगा। बैंक अगर डिस्काउंट करता है तो बैंक से अभी विकास 50,000 उठा लेगा। बैंक थोड़ा पैसा काटता है डिस्काउंट के तौर पे, हो सकता है कि 50,000 देने के लिए बैंक ने 1000 काटा, हो सकता है, डिपेंड करता है बैंक का क्या रेट वगैरह है इसके ऊपर, उसको डिस्काउंटिंग बिल कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक एंडोर्सेबल बिल भी होता है कि भाई विकास क्या बोलेगा, विकास ऐसा बोल सकता है निश्चय को कि भाई तुम्हारे नाम पे बिल ड्रॉ करता हूँ, 3 महीने बाद मेरे को शाम को पेमेंट करना है, तुम एक काम करना, ये बिल शाम को दे देना, मतलब जो पेमेंट है वो शाम को कर देना, सिंपल एंडोर्समेंट बोलते हैं इसको। तो बहुत सारा वैरायटीज होते हैं, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। सो मैं अभी उतना बिल्स के टेक्निकलिटीज पे अभी थोड़ा इग्नोर करूंगा। ओके, तो बॉन्ड क्या हो गया, बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया। तो ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है फ्रॉम द कंपनी टू इट्स इन्वेस्टर्स। तो कंपनी यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को क्या बताते हैं कि भाई आप मेरे को लोन दो, एक सर्टेन टाइम के बाद मैं आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसको लोन नहीं बोलेंगे, बॉन्ड या डिवेंचर बोलेंगे, ठीक है। तो लेंडर्स प्रॉमिसिंग टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 100 दिन, 200 दिन, जैसे कि उनका एग्रीमेंट बनता है, और एक पीरियडिक इंटरेस्ट अमाउंट देता रहेगा, जिसको प्यार से कूपन कहते हैं। ये जो पीरियडिक इंटरेस्ट देता है ना कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, इनको कूपन कहते हैं, मतलब इस लाइन पे इसको कूपन कहा जाता है। मैं आपको दिखाऊं रियल लाइफ बॉन्ड एग्जांपल्स, चलिए फिर। तो फिर मुझे एनएससी में जाना है, एनएससी बॉन्ड मार्केट मैं दिखाता रहता हूँ हर क्लास में, किसी ना किसी क्लास में चर्चा होता ही रहता है, नॉट जस्ट इन दिस क्लास, पहले भी दिखा चुका हूँ, दिख रहा है, क्योंकि टैक्स क्लास, एफएम क्लास, हर जगह में चर्चा होता है। यस सर। जस्ट लुक हियर, ये देखिए एनएससी के साइड में आ गए, आप लॉगिन करके मेंबर बन सकते हैं। अगर आप एनएससी मेंबर हो तो भी खरीद सकते हो, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो भी खरीद सकते हो। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि आप डायरेक्टली कैसे यहाँ से बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। डीमैट होने से एक ऐप होता है, मैं आपको बता दूंगा, बीड बॉन्ड बोल के एनएससी का, आप ऑनलाइन में डाउनलोड करके भी आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बीट करना पड़ता है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, IRFC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ नाम होगा शायद, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IIHFL, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, ठीक है, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हटको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ऐसे सरकारी, बेसरकारी, मतलब प्राइवेट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, ठीक है। आपको बस एक बार देखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ख्याल करते हो, मैं आपको ये यहाँ पर आपको मैं बाद में फिर से दिखाऊंगा, लेकिन ये रियल में कैसे दिखता है। सीरीज है M6, रेगुलर मतलब टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा। कूपन रेट देखिए, मतलब इंटरेस्ट, मतलब इस बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस है 1248, ट्रेड होता है, इसलिए मार्केट में इसका डिमांड के ऊपर बेस करके इसका दाम बढ़ता है, लेकिन लास्ट दिन के हिसाब से दाम कम हुआ है, ठीक है, एकदम लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको।
ठीक है, आजकल थोड़ा परसेंटेज चेंज कम चल रहा है बिकॉज मार्केट भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, टोटल इसका वैल्यू चल रहा है NHAI का 73 लाख का वैल्यूएशन चल रहा है। क्रिसिल का रेटिंग भी अच्छा है, AAA रेटिंग है, अभी भी स्टेबल बॉन्ड है। 5 फरवरी 2029 को मैच्योर करेगा, मतलब अगर आप आज भी खरीदते हो इसका मैच्योरिटी 2029 में होगा। कूपन इंटरेस्ट इसका 8.75 और मार्केट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आपका बॉन्ड का वैल्यू बढ़ सकता है। अगर आज खरीदना है तो 1248 में खरीदना होगा। स्टार्टिंग में इसका फेस वैल्यू 1000 था, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ है इसका थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप बाद में देखिएगा। इसका फेस वैल्यू 1000 था, लेकिन मार्केट में ट्रेड होते होते अभी 1248 हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका गेन है। ठीक है, कैपिटल गेन तरह का। ठीक है, जिसमें आपका वैल्यू बढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8.75 करके, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, और इसमें इतना वॉल्यूम ऑफ शेयर्स है, इतना वॉल्यूम ऑफ लाख ऑफ इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है, और क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का रेटिंग भी यहाँ पर है। जैसे कि सिबिल स्कोर वहां पर काम आता है इंडिविजुअल के केस में, यहाँ पर काम आता है क्रिसिल का, केयर का, फिच का। आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए क्रिसिल बहुत फेमस है, बट नॉट जस्ट क्रिसिल, देयर आर और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका क्रेडिट रेटिंग मार्केट में पॉपुलर है। ये देखिए IND बोल के एक है, ये भी बड़ा फेमस क्रेडिट रेटिंग है। केयर का भी आपको दिखाया मैं अभी, ये देखिए केयर दिखा, हेलो केयर दिख रहा है ना? यस सब सर। अलग अलग, these are different kind of credit rating agency। ठीक है, तो अभी मार्केट में बॉन्ड मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन कोई बॉन्ड मार्केट में पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे ये REC LTD का, ठीक है, ये क्या कंपनी आई डोंट नो, देखना पड़ेगा सर। ये REC LTD का पॉजिटिव रहा है आज। ठीक है, आज का मतलब आज तो नहीं, सैटरडे है, कल का मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग डे था। तो इस तरह से जो ट्रेड होता है आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो। ये सब आपको देखना समझ में आ जाएगा अगर आप डेबिट मार्केट को समझ लेते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू से ले जा रहा हूँ। तो पॉइंट टू बी नोटेड, म्यूचुअल फंड एक्चुअली डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ में, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड को नॉलेज है, बिकॉज दे हैव एक्सपर्ट, उनके पास फंड मैनेजर है, वो आपके बिहाफ में आपका फंड को मैनेज करेगा। So think of a bond as a promissory note for the company to its investors and lenders, promising to repay the principal amount at the end of the tenure and a periodic interest amount, also called a coupon, जो मैं आपको अभी दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, so I agree this it's a rather crude and unconventional way। जिस तरह से मैं आपको बॉन्ड समझाया, थोड़ा सा रॉ एरिया से बता दिया आपको। बॉन्ड नॉर्मली डेफिनेशन वाइज बताते हैं कि ये इशू करता है, लेकिन आज थोड़ा मैं अलग लेवल में आपको बॉन्ड समझाया। ठीक है, ये होता है बॉन्ड, बट I hope आपको समझ में आया। A bond is a debt product wherein the lender with surplus capital, जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, provides a capital to the borrower, जिसको लोन चाहिए उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप जिस कंपनी को लोन चाहिए उनको लोन दीजिए। Who requires the capital, जिनको चाहिए पूंजी। जैसे हमारे केस में कंपनी को 800 करोड़ का पूंजी चाहिए था, वो बैंक में ना जाके अलग अलग इन्वेस्टर के पास आ जाते हैं। In exchange for the money, the borrower promises you to pay interest and repay the full principal at the end of 10 years. As simple as that. जितना सिंपल आपको लगा इतना ही सिंपल है सर। ठीक है, आई होप कि सिंपल लगा होगा। ठीक है, जितना सिंपल लगा इतना ही सिंपल है, बट इस सिंप्लिसिटी में भी कुछ बात छुपा हुआ होता है ना। हर सिंप्लिसिटी का कुछ बात होता है ना सर। जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, बट समझना तो बड़ा सिंपल हो गया। The risk that we discussed, the बैंक अपार्टमेंट एग्जाम्पल, बैंक एंड अपार्टमेंट के एग्जाम्पल में जो रिस्क हम लोगों ने देखा था बैंक के केस में, रिस्क किसको था भाई? जिसका पैसा जाता है उसका रिस्क है। हाँ भाई, प्लीज टेल मी, बोलिए, रिस्क किसका होता है? जो लेंड करते हैं उसी का रिस्क, बैंक का। बैंक का, जैसे बैंक के केस में बैंक का। अगर आप कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हो तो आपका, तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे डेब्ट में, जो भी आपको मैं जैसे मैं दिखाया, मानिए NHAI का, अलग अलग सरकारी, प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट जो भी कंपनीज है मार्केट में बॉन्ड इशू किया। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन इसमें आपका क्या रिस्क है? जैसे इक्विटी में आपको रिस्क समझ में आ जाता है, मैं समझाया आपको, इक्विटी स्कीम के अंदर भी समझाया। जो लोग स्टॉक मार्केट पहले पढ़ चुके हो, या फिर से जब मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाऊंगा तब पढ़ लीजिएगा, तब आपको स्टॉक मार्केट का हर एक बात समझाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी एक अलग होता है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट का, उसका भी एक अलग रिस्क एरिया है। ऐसा ही डेब्ट मार्केट का भी कुछ रिस्क है। क्या रिस्क है? अपार्टमेंट और बैंक का केस तो समझ में आ गया,
लेकिन सेम पैरामीटर में क्यों ना थोड़ा कंपनी और जो इन्वेस्टर्स है इनके बीच में क्या रिस्क है वो देख लेते हैं बॉन्ड का। इसमें भी क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है एंड प्राइस रिस्क है। सर ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिट रिस्क मतलब वही, अगर कंपनी आपको पे नहीं कर पाया तो क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो, और प्राइस रिस्क मतलब जो दाम पे चालू हुआ था वो दाम नहीं रहा तो। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत दूर आ गए सर, आप लोगों को मैं जो बेसिक्स है वो क्लियर कर दिया, बस अभी थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। एट दिस पॉइंट इफ यू हैव मैनेज टू अंडरस्टैंड व्हाट अ बॉन्ड इज, अगर आपको ये समझ में आ गया बॉन्ड क्या है, रिस्क एप्लीकेबल कितना है उसमें, वेरी ब्रीफली, देन आई सपोज वी आर ऑफ ऑन टू एक्सीलेंट स्टार्ट टू लर्न मोर अबाउट डेब्ट फंड। Remember this through though debt fund and the functioning of debt fund is one thing. Debt fund and debt fund का functioning एक चीज होते हैं, and investing the bond is another thing. Point to be noted. Debt fund and उसका function एक चीज होता है, और debt fund में invest करना एक दूसरे चीज होते हैं। You as a mutual fund investors, अगर आप एक mutual fund investors हो, should only be concerned about three things: when to invest in the debt fund and how to choose any one fund. What a particular category of debt fund does, एक particular category of debt fund, जैसे कि आपको मैं बोला 16 category of debt fund होता है, उसमें से पॉपुलर है 9-10, ठीक है, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दैट कैटेगरी ऑफ डेट फंड, मतलब उस पर्टिकुलर डेट कैटेगरी में क्या रिस्क छुपा हुआ होता है, आपके लिए ये कंसर्न है। तो फिर इन्वेस्टर्स मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके लिए क्या है सर, उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं ना अभी। हाँ, अब देखो कंपनी का भी समझेंगे, इन्वेस्टर के भी समझेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो कंपनी वाला बात थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी थोड़ा सा इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे तो क्या सजेस्ट करोगे, या खुद का इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या करोगे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। कंपनी किस तरह से चूज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, उसको थोड़ा सा भी स्किप करते हैं। फंड मैनेजर ऑफ द डेट फंड शुड बी कंसर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, उसका रिस्क क्या है, वो फंड मैनेजर देखेगा। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे कि पराग पारेख का जो ये फंड आपके सामने मैंने ओपन किया था, ठीक है, पराग पारेख हाइब्रिड फंड, ठीक है, इसका जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा अभी क्या करना है नहीं करना है, उनका काम है, उसको अभी दिमाग लगा के हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है वो हमको देखना है। जैसे राज मेहता ये फंड मैनेजर है, ये जो पर्टिकुलर फंड है इसका फंड मैनेजर है राज मेहता, ठीक है। ये देखो ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम, क्या लिखा है, लिक्विड स्कीम, ठीक है। अब लिक्विड स्कीम किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्रिसिल का डिटेल्स भी दिया है, ये देखो कि क्या क्या यही आपको अभी समझाने वाला हूँ मैं, लिक्विड स्कीम ही समझाने वाला हूँ। डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो में देखिए 91 डे टी बिल है। अब टी बिल क्या है, ट्रेजरी बिल, मैं आपको समझाऊंगा ट्रेजरी बिल क्या होता है। सरकार इशू करते हैं, बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ, बट ऑब्वियसली नॉट लाइक सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है, या बैंक एफडी जैसा भी सेफ नहीं है, थोड़ा तो मार्केट रिस्क है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ टी बिल क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नाबार्ड का, ट्रिप्स एंड अदर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, एंड एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, ठीक है। इसमें आपका मतलब ये पूरा ही एक सेफ एरिया है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इट्स सेफ एरिया है। और अगर आप परसेंट ऑफ नेट एसेट्स देखोगे, रिटर्न भी अगर आप देखते हो जो मैं आपको दिखाया था, एक सेकेंड देख लेते हैं, मोटा मोटी इसका रिटर्न परसेंटेज 5% 2018 से 4.5-5, थोड़ा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा सर। कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न अगर देखा जाए इट्स नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी बैड ऑल्सो, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, 5-5.5% का रिटर्न ये दे रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी आपको रिटर्न के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, रिटर्न आप बाद में सोच लीजिएगा, क्योंकि पहले आपको समझना है, ठीक है, कि रिटर्न कौन सा ज्यादा है, क्या अच्छा है क्या खराब है, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मैं अभी आपको करेंटली थोड़ा दिखाया ये जो फंड इसका चल रहा था इसका क्या करंट स्ट्रेटजी है या करंट सिस्टम क्या है जनवरी 2022 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझना तो पड़ेगा ना सर ये लिक्विड फंड होता क्या है, ठीक है। सो एज एन इन्वेस्टर या एज ए क्लाइंट को सजेशन करने वाले, ठीक है, अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी के तौर पे काम करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हो, तो आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। बट व्हेन टू इन्वेस्ट इन अ डेब्ट फंड एंड हाउ टू चूज वन, व्हाट इज द particular category of debt fund does and the risk associated with that category of debt fund. The fund manager of the debt fund should be concerned about investing. वो सोचे the bond market is reasonably big market, not just in India but across the world.
कंपनीज ऑफन इशू बॉन्ड्स टू फुलफिल देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कंपनी क्यों बॉन्ड इशू करता है? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, एंड दीज बॉन्ड्स आर सब्सक्राइब्ड बाय द इन्वेस्टर्स। एंड द म्यूचुअल फंड कंपनीज व्हिच हैव द कैपिटल सब्सक्राइब्ड टू बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनीज व्हिच हैव अ कैपिटल रिक्वायरमेंट। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगा? म्यूचुअल फंड कंपनी जिस कंपनी को फंड चाहिए उनको फंड देगा, बॉन्ड ले लेगा, उनका सब्सक्राइब कर लेगा। इसको थोड़ा बैकग्राउंड को चेक करते हैं। लेट्स डिस्कस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेब्ट फंड। अब थोड़ा कैटेगरी में आ गए, ठीक है। मैं आपको क्या बोला, 16 काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं, उसमें से 9-10 कैटेगरी तो अच्छे से समझ लेंगे तो एनफ है एज एन इन्वेस्टर एज वेल एज ए सजेशन गिवर। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा लिक्विड फंड के बारे में, डिटेल्स में समझेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे नहीं, मुश्किल है, शॉर्टकट में जिंदगी शॉर्टकट बन जाएगा। लिक्विड फंड, द लिक्विड फंड इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर डेब्ट फंड, जो मैं अभी आपको पराग पारिक के केस में दिखा रहा था। The most popular debt fund within the debt fund universe. Liquid fund makes investment in debt product which have a maximum maturity of up to 91 days. सर 91 days में मैच्योर हो जाता है लिक्विड फंड, 91 days में। सर ऐसा भी होता है क्या? यस, आपका पैसा 91 days में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा आगे बताता हूँ आपको। इन सिंपल वर्ड्स, द लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन डेब्ट ऑब्लिगेशंस wherein the borrower promises to repay borrowed money within 91 days। जो आपसे पैसा लिया था 91 डेज में, तो 3 महीना और समथिंग, एक दिन शायद, या फिर 3 months, डिपेंड करता है कितना मंथ का दिन है, मैच्योर हो जाएगा सच बोरोइंग। टिपिकल एग्जांपल एक लेते हैं पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसको 150 करोड़ चाहिए, अचानक चाहिए 150 करोड़, हो जाता है सर, अर्जेंसी हो जाता है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 150 करोड़ चाहिए टू फंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दे एग्री टू रीपे द बोरोड अमाउंट टू द लेंडर विद इन 50 डेज। वो बोला कि मैं 50 दिन के अंदर आपको पैसा वापस करूंगा। टीएफसी एग्रीज टू पे 8.5% इंटरेस्ट, 90 डेज के लिए पैसा जो चाहिए उनको 8.5% इंटरेस्ट के साथ आपको देगा। दिस 8.5% इज कॉल्ड कूपन अगेंस्ट दिस बोरोइंग। अब इस पर्टिकुलर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो नीड है, इसको पूरा करने सामने आया एचडीएफसी एएमसी, नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर, एचडीएफसी एएमसी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है क्या? वेरी पॉपुलर का ऑर्गेनाइजेशन। सर आप लोग कनेक्टेड हैं कि नहीं, बोलिए। यस सर। ओके सर, ये देखो, ये है हमारा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, भरोसा अपनों का। ठीक है, आप यहाँ पर जाके चेक कीजिए एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट है, रिसेंट क्या चल रहा है। मैं अभी उसमें अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है, अभी अंदर नहीं जाना है। अंदर का जाने का काम आपका, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है, ताकि आप अपनी जिंदगी का सही डिसीजंस ले सके, जो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है सर। तो 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, किसका? पावर फाइनेंस का। इसको देने के लिए सामने पहुंच गया एचडीएफसी, 150 करोड़ टू इन्वेस्ट। दे सी दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। एचडीएफसी एएमसी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया टू अर्न 8.5% इंटरेस्ट, हेंस दे गिव द फंड्स टू पीएफसी, और इसलिए ये 150 करोड़ उनको दे दिया। अगर ये डील एचडीएफसी उनको देता है 50 डेज में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको रीपे करेगा 150 करोड़ टू एचडीएफसी एएमसी अलॉन्ग विद 8.5% इंटरेस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, 8.5% का मतलब ऐसा नहीं कि जितना है उसका 8.5%, 8.5% एनुअल होता है, तो इसको प्रोराटा किया जाएगा, प्रोराटा बेसिस। कैसे बनेगा प्रोराटा? 50 दिन इंटू 8.5% डिवाइडेड बाई 365। जो लोग कंपनी अकाउंट्स किए हैं 11-12 से या फिर अभी कॉमर्स फाइनेंस में, उनको पता है प्रोराटा क्या कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सिंपल अगर 50 डेज का है, 8.5% का इंटरेस्ट है, इसको 365 दिन से तोड़ दो, जितना होता है उतना इंटरेस्ट आपका लग जाएगा, मतलब आपको मिलेगा बेसिकली। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट 50 डेज के हिसाब से एचडीएफसी एएमसी को 150 करोड़ के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका वैल्यूएशन होता है सर 1.746 करोड़। तो 150 करोड़ इन्वेस्ट करके 90 डेज में 1.7646 करोड़ कमा लिया। किसने? एचडीएफसी एएमसी ने। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, ये बॉन्ड मार्केट है, ये डेब्ट मार्केट है, ठीक है। डेब्ट मार्केट ऐसे काम करता है। आई सपोज दिस इज रिलेटिवली सिंपल डील टू अंडरस्टैंड। बड़ा ही सिंपल डील लिया मैंने यहाँ पर, जो समझ में आया होगा। हाँ सर, आया है कि नहीं?
प्लीज टेल मी, थोड़ा बताइएगा मुझे। हाँ सर। Like I mentioned earlier, a liquid fund by regulation can invest in debt which has a maximum maturity of 91 days. When a corporate entity borrows for such short term basis, they do so by issuing something called commercial paper. अगर यही चीज कॉर्पोरेट एंटिटी करता है तो इसको बोलेंगे कॉमर्शियल पेपर। आप लोग सुने होंगे, जो लोग कॉमर्स पढ़े हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़े हो, जहां पर भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जरूर सुने होंगे। अगर कॉमर्स ना भी पढ़े हैं तो भी सुन सकता है, ऐसा बात नहीं है, बट कॉमर्स पढ़ने से ये सब सुनने को मिलता है, कमर्शियल पेपर वगैरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है। सो टी बिल और कमर्शियल पेपर में क्या फर्क हो गया? इसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, और कमर्शियल पेपर जब कॉर्पोरेट एंटिटी इशू करते हैं उसको कमर्शियल पेपर बोलते हैं, या फिर उसको सीपीएस भी बोलते हैं। इन द आर्बिट्ररी पीएफसी एग्जांपल, मतलब जो हम लोगों ने पावर फाइनेंस का उठाया था, I use PFCs deemed to have issued 50-day commercial paper which is subscribed by HDFC AMC. The government to borrow on a short term basis. Government भी short term basis में उठाते हैं financial needs. However, when government borrow, जब सरकार borrow करते हैं, it does not issue CP. तब वो commercial paper issue नहीं करेगा। ये क्या issue करेगा? T bill issue करेगा, treasury bill, जैसे कि अभी आपको दिखा रहा था, और बहुत safe है obviously. Government has 3 variant of T bills. एक 91 डेज भी होता है, 182 डेज भी होता है, 365 डेज का भी होता है। तो सरकार का भी 3 तरह का होता है। 91 डेज का हो गया तो मैक्सिमम मैच्योरिटी 91 का, 182 डेज का हो गया मतलब मैक्सिमम मैच्योरिटी 182 डेज का, 364 डेज का हो गया तो मैक्सिमम मैच्योरिटी 364 डेज का। ठीक है, यू कैन रीड मोर अबाउट ट्रेजरी बिल्स। जब हम लोग, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है सर, जब हम लोग एक कमोडिटी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक पूरा कोर्स है, जब उसमें पढ़ेंगे ना तो टी बिल के बारे में और डिटेल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उसको हम लोग बेसिकली कमोडिटी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का जो एक अलग ही सेक्शन है सर, उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो एक अलग सेक्शन है। जब उसके बारे में मैं कोर्स बाद में कराऊंगा, अब तब उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानिएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको इच्छा हो तो आप टी बिल के बारे में रिसर्च सर्वे कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया, जब सरकार करे तो टी बिल, प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, एंटिटीज करे तो क्या है, बोलो? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर। थैंक यू सर। कमर्शियल पेपर। थैंक यू। नाउ प्लेस योरसेल्फ एज ए लेंडर। अब अपने आप को एक लेंडर की तरह समझो, ठीक है। समवन विद सरप्लस कैपिटल, किसी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, ठीक है, आपके पास आया। यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट 100 करोड़, मतलब आपके पास ज्यादा है, ठीक है। जैसे एचडीएफसी एएमसी के पास फंड है, वैसा ही आपके पास भी थोड़ा है, तो आप भी 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। देयर आर 2 पॉसिबल बोरोवर्स, तो आपका पैसा लेने के लिए कौन कौन आ सकता है सर? 100 करोड़ लेने के लिए कौन आ सकता है? बोथ वांटिंग 100 करोड़, मतलब दोनों को 100 करोड़ चाहिए। एक शुगर मैन्युफैक्चरर आया आपके पास, आपको बोला 6.5% कूपन रेट में आपसे पैसा उधार लेगा, और एक तरफ आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज टेल मी, आप किसको देना पसंद करोगे? सेम रेट पे 100 करोड़ गवर्नमेंट को दोगे कि शुगर मैन्युफैक्चरर को दोगे? सर गवर्नमेंट को देंगे। क्या शुगर मैन्युफैक्चरर को देना गलत है? गलत नहीं है, पर सर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। यस, सिक्योरिटी थोड़ा कम है, ठीक है, रिस्क ही है, गवर्नमेंट का रिस्क कम है ना, तो ऑब्वियसली आंख बंद करके सरकार को दे देंगे। लेकिन अगर मानो कि शुगर मैन्युफैक्चरर को लोन चाहिए, मतलब सेम 100 करोड़ शुगर मैन्युफैक्चरर भी इशू किया कॉर्पोरेट के तौर पे, और गवर्नमेंट भी इशू किया अपने लिए, ये भी 6.5% मांग रहा है, ये भी 6.5% मांग रहा है, तब तो शुगर मैन्युफैक्चरर के पास कोई नहीं जाएगा। तो ऐसा क्या करना होगा इसको, ताकि कोई इसका बॉन्ड खरीदे, डेब्ट परचेस करे? सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, कूपन रेट बढ़ाना पड़ेगा, कूपन रेट बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 8-8.5% तो दे दे, है ना, तो आ जाएगा आपके पास कंपनी, है ना, सिंपल। तो whom would you lend, तो आपको समझ में आएगा कि किसको देना है। तो अगर आप शुगर मैन्युफैक्चरर को देते, कम से कम 7-8% से अगर देता तो अच्छा होता। यही बात, लेट एक्सटेंड दिस थॉट, अज्यूम देयर आर 2 शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब थोड़ा बात को अलग करते हैं, 2 शुगर मैन्युफैक्चरिंग है। एक कंपनी है जिसका इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, 25 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, प्रॉफिट कर रहा है, स्टेडी कैश फ्लो है, मतलब बिजनेस में रेगुलर पैसा घुसता है,
एक दूसरा कंपनी है, कंपनी बी, 5 साल ऑपरेशंस में है, ब्रेक इवन किया है, मतलब जस्ट ब्रेक इवन किया है, मतलब बोलो ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। अभी जस्ट कुछ दिनों में इन्होंने ब्रेक इवन किया, मतलब अभी हाल फिलहाल में बीईपी रीच किया। नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना पैसा लगाया था हाल फिलहाल में मार्केट से उठा। यंग एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है काफी दम है, लेकिन अगर आपको बॉन्ड देने के लिए मौका मिले, किसको दोगे? दोनों को 100 करोड़ चाहिए, 8% दोनों ऑफर कर रहा है, किसी एक को लेना है? रकम टा 25 साल वाले, नो डाउट, नो डाउट यस सर, सर, नो 25 डाउट, साल। 25 साल वाले, नो डाउट। तो ये होता है क्रेडिट रेटिंग कॉन्सेप्ट, किस पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कौन सा कंपनी चाह रहा है लोन आपसे, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे बैंक सिविल स्कोर देख के आपको लोन दे रहा था, वैसा ही आप कंपनी का रेटिंग देख के लोन दोगे। कंपनी है ऑफ कोर्स, बिकॉज कंपनी हैज अ बेटर फाइनेंशियल हिस्ट्री, हेंस लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या ये है कि कंपनी बी विल नेवर गेट द फंड्स? यस, ऑफ कोर्स दे विल, एज लॉन्ग एज दे कंपेंसेट द लेंडर फॉर द एडिशनल क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के लिए थोड़ा हायर प्रीमियम देना पड़ेगा, कम से कम 10-11%, तब जाके उनको भी मिल जाएगा। क्रेडिट रेटिंग रिवील्स द क्रेडिट रिस्क ऑफ ए कंपनी, जो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं। जैसे इंडिविजुअल का क्रेडिट रेटिंग सिबिल बनाते हैं, ऐसा ही कॉर्पोरेट का क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल, केयर, फिच जैसे कंपनीज बनाते हैं। दे आर इंटरनेशनल कंपनीज, बैक्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो बीएससी को बनाते हैं। तो क्रिसिल है, केयर है, फिच है, मैं आपको बोल रहा, आईएनडी है, बहुत सारे और भी फेमस है, बट क्रिसिल, केयर आर वेरी वेरी मतलब डोमिनेंट पोजीशंस पे है मार्केट। ऐसे बहुत सारा तो है नहीं, वेरी फ्यू है। So in this portfolio, in its portfolio, the liquid fund contains several commercial papers. तो जो liquid funds होते हैं उसमें commercial papers होते हैं, T-bills होते हैं। T-bills are relatively safer, but CPs are not. अगर मैं commercial paper के साथ treasury bill को compare करूं, कौन ज्यादा safe है? Obviously T-bills, because T-bills गवर्नमेंट इशू करता है और कॉमर्शियल पेपर नॉर्मल कॉर्पोरेट इशू करता है, प्राइवेट है ना? तो जब भी आप फंड को देखते हो, जब भी आप फंड को चेक करोगे, आप फंड को देख लो कि आपका फंड कहाँ जा रहा है, आपका फंड का पैसा किधर किधर जा रहा है ना? ये देखो सर, ये जो लिक्विड फंड है ये गवर्नमेंट का है, लेकिन सर गवर्नमेंट फंड में थोड़ा कम मिलता है पैसा, बिकॉज उसका क्रेडिट रेटिंग हाई है ना। गवर्नमेंट कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग हाई है, इसलिए आपको रिटर्न कम देता है। सिंपल है, आपको बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं इसका क्रेडिट रेटिंग हाई है, पैसा पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा? नहीं, लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा क्या? यस सर है। बिल्कुल रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कॉमर्शियल पेपर थोड़ा रिस्की ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि वो प्राइवेट है, कॉर्पोरेट है, सरकार तो है नहीं भाई। तो ये जो फंड है ये कॉमर्शियल पेपर में भी डाला है पैसा, ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसा इनका सरकारी टी-बिल्स में है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। मैं आगे आगे जो कमोडिटी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा बताता हूँ, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, नाबार्ड का इशू, ये भी अच्छा है, इसका भी देखो A1 प्लस का इसका ये है, ठीक है, FD वगैरह में भी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस लिक्विड फंड एक्चुअली वर्क। हाँ, ऐसा रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिल गया। सो नाउ पॉइंट इज दैट दिस लेट्स मी टू मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट अबाउट लिक्विड फंड। ये लिक्विड फंड के लिए एक बहुत क्रिटिकल सवाल है, व्हाई लिक्विड फंड? पीपल इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स टू पार्क कैश। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। मतलब अभी टेंजेंट हो रहा है पूरा। टेंजेंट मतलब ऊपर से जा रहा है सर पूरा। क्यों, मतलब बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, बताइए। मतलब ज्यादा हो रहा है, मतलब तोड़ देने के लिए बोल रहे हैं? हाँ हार्डली 10-20 मिनट्स, क्योंकि Okay. मेरे को ये चीज कवर करना ही है। 1 मिनट नहीं तो क्या होगा ना, फिर पेंडिंग रह जाएगा।
10-20 मिनट्स, और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, 10-20 मिनट टाइम लूंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, बहुत सारा चीज बताना है, अगर मैं वीक में एक क्लास है, अगर मैं थोड़ा सा ना बता दूं तो मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पेशेंस मांगूंगा, लेकिन अगर बाई चांस आपको कोई काम पड़ गया है, ठीक है, तो फिर मैं इतना बोलूंगा कि आपको बाद में कर लेना है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। हार्डली 10-20 मिनट्स लूंगा आज, ज्यादा नहीं, 10 तो बिल्कुल नहीं बजाऊंगा, 9:25-30 के अंदर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इमरजेंसी है तो लीव कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो बाद में बहुत सारा पेंडिंग हो जाएगा, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। लिक्विड फंड जो मैं बात कर रहा था, और लिक्विड फंड क्या है? लिक्विड फंड जिसके बारे में मन में सवाल आ रहा था कि व्हाट इज लिक्विड फंड, सॉरी मैं थोड़ा नीचे ऊपर आ गया, एक सेकेंड, कहाँ चला गया सर, बात करते करते, हाँ, वाई लिक्विड फंड, मतलब जो जिसको लेके मेरा बात शुरू से चल रहा था कि लिक्विड फंड क्यों, इसका नाम लिक्विड क्यों कर दिया? पीपल इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स टू पार्क कैश, वो अपना कैश को पार्क करने के लिए लिक्विड फंड में आते हैं, व्हिच दे इंटेंड टू यूज समटाइम सून, कुछ देर बाद वो उसको यूज करेगा। मतलब अभी पैसा है मेरे पास, घर पे रखने से तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ दिनों के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सेफ जोन में करना होगा ना, स्टॉक मार्केट में तो नहीं जा सकते। आई मीन विद इन ईयर, और एटलीस्ट मोस्ट विद इन ईयर एंड हाफ, 1-1.5 साल के अंदर, 3 महीने 6 महीने के अंदर उनको पैसा चाहिए। सिंपल बातें हैं। द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, यूज इट इन इट्स एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ प्लान, जो उनका प्लानिंग है, थोड़ा पैसा को बढ़ा देते हैं। So think about the liquid fund as a parking space of your excess funds. जो एक्सेस है उसको पार्क कर दो कुछ दिनों के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1-1.5 साल मैक्सिमम। क्वेश्चन इज व्हाई टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड एंड व्हाई नॉट लेट इट बी बैंक सेविंग्स अकाउंट, बैंक के सेविंग्स में ना डाल के लिक्विड में क्यों डाले? वेल, people opt to invest in liquid fund because liquid fund offers slightly higher return compared to bank savings. लेकिन बैंक सेविंग सेफ है कि लिक्विड फंड सेफ है? ऑब्वियसली बैंक सेविंग सेफ है, क्योंकि लिक्विड फंड में भी कुछ रिस्क है, बिकॉज वो भी तो इकोनॉमी के डायरेक्ट कनेक्शन में चलता है ना, मार्केट रिस्क है इसका भी, ठीक है। द प्रॉब्लम हाउएवर इज द फैक्ट दैट लिक्विड फंड इज ऑफन पिच्ड एज अ बेटर देन सेविंग्स, कोई बताते हैं, और द एफडी, दिस इज नॉट अ ट्रू एट ऑल। लिक्विड फंड में offer higher than savings and FD, but also comes with certain amount of risk. To put this in perspective, an average savings account rate 2020 के आसपास में तो 3-3.5 था, 4, अभी और कम हो गया है सेविंग्स। अभी तो सेविंग से बेहतर ये सब फंड है, नो डाउट, 2.73 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 3.5 मैक्सिमम शायद, SBI वगैरह के तो बहुत ही कम कर दिया। So however, the liquid funds consist of several commercial papers which are susceptible to credit risk, है ना, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर जहां भी होगा उसका थोड़ा क्रेडिट रिस्क होगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट करते हैं। ये तो समझ में आ रहा है? हेलो, कॉमर्शियल पेपर टी बिल से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, इतना तो समझ में आ गया। Here is the snapshot of HDFC लिक्विड फंड, प्लीज एक बार इसको देख लीजिए। HDFC लिक्विड, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये HDFC 2020 का लिक्विड फंड है, जहां पर ये अपना पैसा सभी सरकारी में, जैसे भी आपको पराग पारिक दिखाया वैसा ही यहाँ पर HDFC लिक्विड का देख लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, जस्ट लुक हियर, सारा का सारा क्रेडिट रेटिंग देखिए, AAA, मतलब सभी फंड AAA कैटेगरी में है। क्या क्या कंपनी है इसका? LIC हाउसिंग फाइनेंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, मतलब ये सब कंपनी ने पैसा मांगा और HDFC ने उनको पैसा दिया, ठीक है। जिन्होंने भी HDFC लिक्विड फंड में पैसा डाला, उनका पैसा LIC हाउसिंग फाइनेंस में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस में, इंडियन रेलवे फाइनेंस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया में, बजाज फाइनेंस पे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस पे, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे अगेन, ठीक है, बजाज फाइनेंस, मतलब अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फंड के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग के साथ अलग अलग फंड में ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आता है कि आपका लिक्विड फंड कहाँ जाता है, ठीक है, और इसमें आपका जो इंटरेस्ट है सेविंग से थोड़ा ज्यादा, ऑब्वियसली आज के डेट में तो ऑब्वियसली ज्यादा, ठीक है, सेविंग से ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये मार्केट के साथ कनेक्टेड है तो थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क इनके केस में भी है। मैं आपको एक CP का बात बताता हूँ, ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पर। कॉमर्शियल पेपर एक कंपनी ने इशू किया था, उसका क्या हालत हुआ आप वो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। ये आपका टॉरस बोल के एक कंपनी है, ठीक है, टॉरस बोल के एक आपका फंड था, ठीक है, टॉरस, मैं आपको दिखाता हूँ,
इसका बिजनेस में, ये एक ऐसा बिजनेस पे पैसा लगाया था, एक ऐसा कंपनी के कॉमर्शियल पेपर में, कि एक दिन के अंदर इसका फंड 2017 का केस है, भयंकर नेगेटिव में चला गया था। क्यों? क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट एक गलत कंपनी के कॉमर्शियल पेपर में था, टॉरस बोल के एक फंड, ठीक है। द रीजन ऑफ दिस फॉल दैट टॉरस हैड नियरली 2000 करोड़ ऑफ सीपीज इशूड बाय बल्लारपुर इंडस्ट्रीज। ये आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, मैं आपको दिखाता हूं। अभी हालत बैंकरप्सी में है सर, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज बैंकरप्सी में है, मतलब रिस्क है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपका लार्जेस्ट एक टाइम पे भारत का सबसे बड़ा राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर छापता था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी तो बैंकरप्टेड है, पूरा बैंकरप्सी कोड में चला गया। 1 टका 35 पैसे में अभी भी एनएसई में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कोशिश शायद जारी है, अभी भी इसका डीलिस्टिंग नहीं हुआ है। बल्लारपुर, इसके बिजनेस पे पैसा लगा दिया था। कभी एक जमाने में इसका शेयर 40-50 भी हुआ करता था, ठीक है। तो इसका बिजनेस में दम नहीं रहा होगा और बैंकरप्सी हो गया, आप समझ रहे हो ना, इंसॉल्वेंट हो गया। 2000 करोड़ का फंड था इनका, 2000 करोड़ का। कौन लगाया था मार्केट में? टॉरस फंड ने। और इसका एनएवी फॉल हो गया था क्लोज टू 7%। क्यों? क्योंकि ऐसे कंपनी में पैसा लगाया जो कंपनी डूब गया, ऐसा कंपनी का कॉमर्शियल पेपर में पैसा लगाया जो कंपनी डूब गया। ये देखिए ये टॉरस किस तरह से टम्बल्ड हुआ। टॉरस फंड, जैसे आपको एचडीएफसी दिखाया, ये भी एक फंड है, गलत जगह में फंड को पैसा लगा दिया। 22 फरवरी का बात है 2017 का। फॉल नियरली 12%, इनका एसेट मैनेजमेंट 12% में गिर गया था, ठीक है। सब नेगेटिव देख रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए सुपर इंस्टीट्यूशनल प्लान, शॉर्ट टर्म इनकम, ठीक है। बॉन्ड, मतलब देखिए डेब्ट फंड भी है, लेकिन डेब्ट फंड में रिस्क है। सरकारी बॉन्ड में रिस्क कम है, टी बिल में रिस्क नहीं है उतना, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल पेपर में रिस्क है। तो आपका लिक्विड फंड या डेब्ट फंड रिस्क फ्री तो नहीं है ना? आपको समझ में आया? रिस्क फ्री तो ये नहीं है। सो हो गया, कंप्लीट हो गया। आई वुड सजेस्ट यू रीड दिस न्यूज आर्टिकल। आप ये बल्लारपुर इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा जानिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए। So if you are investing in liquid funds, you need to be aware of few things. Invest only to park your spare cash, ठीक है। एक्स्ट्रा है तो डालिए। Expected return slightly higher to your savings account. Liquid fund is not risk free. You can lose money when you invest in it. Lose हो सकता है because commercial paper अगर गलत जगह गलत कंपनी का है तो, T-bill है तो एकदम no problem. Choose a fund which is relatively less default risk, meaning the liquid fund portfolio should have a higher concentration of government securities, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, जो मैं आपको अभी पराग पारिक में भी दिखाया, जिसका गवर्नमेंट फंड में ही कंसेंट्रेशन है, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, कम दिनों के लिए होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जल्दी जल्दी पैसा चाहिए आपको, लेकिन 3-4 महीने के लिए आप क्या करोगे पैसा पास में रख के, है ना? इन्वेस्ट कर दो टी बिल में, 3-4 महीने बाद आपको आ जाएगा। लेकिन सरकारी में करे तो अच्छा है, सरकारी कंपनीज में, प्राइवेट में भी जा सकते हैं, थोड़ा हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न हाई है। तो ऐसा वेरियस फंड्स है जो आपको मैंने जैसे एचडीएफसी में दिखाया, आप जाइए चेक कीजिए, जैसे एचडीएफसी का पूरा लिस्ट दिखाया। अब एचडीएफसी फंड में जाइए, देखिए वो लिक्विड फंड क्या क्या इशू किया है। पराग पारिक में जाइए, जहां मन करे वहां जाके चेक कीजिए कि किस तरह से लिक्विड फंड इन्वेस्ट हुआ है और लिक्विड फंड के बेसिस में आपका रिटर्न जनरेट हुआ है। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म है 2-3 महीना, जोर से जोर 1.5 साल, इससे ज्यादा ये आपका फंड इस्तेमाल नहीं होता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप। और आज ये भी क्लियर हो गया, बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, टी बिल क्या है, बैंक का सिबिल का कॉन्सेप्ट से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट सर? अगर डाउट होगा प्लीज घर में रिवाइज कीजिएगा, मैं नोट शेयर कर लेता हूँ। अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, वो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है सर। ओके, ज्योति, मौसमी, नवोनील तथा Clear, sir. है दादा। ठीक है, बस घर पे थोड़ा सा इसको देखिए एक बार, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दिन डेब्ट फंड के ऊपर और भी कुछ फंड का कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट लिक्विड, देयर आर और भी कैटेगरीज हैं, आपको बड़ा और मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में डेब्ट फंड अभी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक फिर से म्यूचुअल फंड को लेकर मिलते हैं। इन द मीन टाइम अपकमिंग वीक में हो सकता है सर मेरा कुछ लाइव क्लासेस
इधर उधर हो सकता है, मैं रिकॉर्डेड इन दैट केस आपको चला दूंगा। सबको बोल रहा हूँ जो लोग बेसिकली CA का जो भी क्लासेस चलता है उनके लिए स्पेशली। तो थोड़ा सा मैं माफी नहीं मांगूंगा, बट कहना चाहता हूँ कुछ काम पड़ गया इसलिए, ठीक है। लेकिन जब भी मैं ले पाऊंगा मैं जरूर लूंगा क्लास। ओके सर? ओके सर। यस सर। गुड नाइट सर।